पड़ा कि जय ने राशि को और उसके पूरे स्टार कैचर संगठन को चुनौती दे देता है और राशि भी इस चैलेंज को मान लेती है और 1 साल बाद मिलने की कहकर वहां से चली जाती है। जब राशि वहां से चली जाती है तो जय के चाचा राजवीर जय को घूरते हुए कहते हैं, तुम जैसे कचरे में इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है? एक तो तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और दूसरी तरफ तुमने पूरी फैमिली को दांव पर लगा दिया है। तुम जानते भी हो कि स्टार कैचर दल कितना शक्तिशाली है। जय के चाचा का कहना बिल्कुल सही था। स्टार कैचर संगठन स्काई एम्पायर के उन 3 संगठनों में से एक था जो पूरे स्काई एम्पायर को हिलाने की ताकत रखते थे। उनके पास शक्ति रैंक तक के योद्धाओं की भरमार थी और 5 महाशक्ति रैंक के योद्धा थे एवं उस दल के प्रमुख महाशक्ति रैंक को पार करने के बिल्कुल समीप थे। इन रैंक में से प्रत्येक रैंक की एक विशेषता होती थी। जैसे धर्म रैंक का योद्धा अपने शरीर की सारी एनर्जी का उपयोग कर सकता है और कुछ मात्रा में प्रकृति की सामान्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जबकि शक्ति रैंक का योद्धा प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग कर अपनी पंख बना सकता है और उड़ सकता है तथा स्पेस की शक्ति को महसूस कर सकता है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता। वहीं महाशक्ति रैंक का योद्धा स्पेस की शक्ति का उपयोग लेकिन कम मात्रा में, जैसे बिना किसी भी प्रकृति की शक्ति और पंखों के हवा में उड़ना और खड़ा होना। वहीं एक वीर रैंक का योद्धा स्पेस की शक्ति को काफी हद तक उपयोग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में जा सकता है। इसी तरह आगे की रैंकिंग होती है लेकिन इसके बारे में हम आगे जानेंगे। बहरहाल सिंह फैमिली के मीटिंग हॉल का माहौल कुछ गरमाया था जो जय के चाचा राजवीर की वजह से था। वे जय पर गुस्सा थे लेकिन जय को उनके गुस्से से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, दादाजी मुझ पर भरोसा रखिए, मैं अपनी फैमिली को नहीं झुकने दूंगा। ये सुनकर दादाजी भी थोड़ा अचंभे में थे। उन्होंने राशि की रैंक को देखा था जो धर्म रैंक के पीक पर थी और शक्ति रैंक से एक कदम पीछे थी। हालांकि यह एक कदम तय करने में भी किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को 2 या 3 साल का समय लगता है, लेकिन अगर उसकी तुलना जय से की जाए तो जय अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पर है जो राशि से पूरी 2 रैंक नीचे है। ये सोचकर दादाजी कुछ कहने ही वाले होते हैं लेकिन जय उनके चेहरे के भावों को देखकर समझ जाता है कि वे क्या कहने वाले हैं, इसलिए वह कहता है, दादाजी मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर दादाजी आगे कुछ नहीं कह पाते और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन इसका ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं। तुम केवल अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और रही बात मुकाबले की तो तुम हारो या जीतो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर जय भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है क्योंकि आज तक उसके दादाजी ने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। वे हर मुसीबत में जय के साथ और जय जब भी किसी जरूरत में होता था उसका साथ देते थे। वह ये सोचकर मन ही मन ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए वह इस मुकाबले में नहीं हारेगा। इसके बाद वह उस हॉल से निकल जाता है। उसके जाते ही राजवीर दिग्विजय सिंह उर्फ जय के दादाजी से कहता है, पिताजी आप जय की इस बचकानी हरकत का बचाव कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप इस जय का इतना पक्ष क्यों लेते, एक तो उसके पिता की वजह से। बस इससे पहले राजवीर अपनी बात पूरी करता जय के दादाजी उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं, तुम उसकी उस गलती को गिना रहे हो जो उसने कभी भी नहीं की। और हाँ, मैंने कहा था इस बात को कभी भी फैमिली में नहीं कहा जाएगा। रही बात जय की बात मानने की, तो मैंने उसकी आंखों में भरोसा देखा है कि वह राशि को हरा देगा, इसलिए तुम्हें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राजवीर अपना मुंह बनाकर वहां से गुस्से में निकल जाता है। उसके जाने के बाद जय के चौथे चाचा रवि सिंह जय के दादाजी के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी मुझे लगता है कि जय राशि को हरा देगा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि इससे हमारे और स्टार कैचर दल के संबंध खराब हो जाएंगे और यह फैमिली के लिए सही नहीं होगा। इस पर दादाजी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें उसे बुलाना ही होगा। खैर तब की तब देखेंगे, अभी तो उसे ट्रेनिंग पर फोकस करो और उसे किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। ये सुनकर जय के चाचा रवि भी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब हम रवि को देखते हैं जो हॉल से बाहर आ गया था। उसके पीछे पीछे राधिका और जानवी भी आ गए थे। तभी जानवी जय को आवाज देते हुए कहती है, जय रुको। जय जानवी की आवाज सुनकर रुक जाता है और उस तरफ देखने लगता है। जानवी और राधिका उसके पास पहुंचती है और जानवी जय से कहती है, तुमने ये सब भीतर क्या किया? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम राशि को हरा दोगे? ये सुनकर जय कहता है, हाँ मेरी प्यारी दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे हरा दूंगा। तुम इस बात की चिंता मत करो, जो कंपटीशन शुरू होने वाला है उस पर ध्यान दो। ये सुनकर जानवी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, देखना इस कंपटीशन में मेरा जलवा। ये कहकर वह जय को मुस्कुराते हुए देखती है। तभी उसकी नज़र राधिका पर जाती है जो उन दोनों के पास ही खड़ी थी। वह जय से कहती है, जय ये लड़की कौन है? तुमने मुझे इससे मिलाया नहीं।
ये सुनकर जय कहता है, माफ करना दीदी, तुम दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई। ये मेरी दोस्त राधिका है, ये पिछले 10 दिनों से यहीं पर रह रही है, लेकिन तुमसे मिलाने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद वह उन दोनों की आपस में पहचान कराता है। तभी जाह्नवी शरारती अंदाज में राधिका से पूछती है, क्या तुम दोनों सच में दोस्त ही हो या फिर कुछ और? ये सुनकर राधिका ब्लश करने लगती है। तभी जय कहता है, दीदी क्या तुम उसे परेशान करना बंद करोगी? ये सुनकर जाह्नवी कहती है, अब समझ आया कि तुमने ये रिश्ता इतनी आसानी से क्यों तोड़ दिया उस नकचली लड़की से। तो राधिका काफी सुंदर और समझदार भी लग रही है। इसके आगे वह कुछ कहती उससे पहले ही जय कहता है, दीदी अब मुझे ट्रेनिंग करने जाना है और तुम्हारी इन फालतू की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद वह वहां से तुरंत निकल जाता है और राधिका और जाह्नवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और वे भी आपस में बात करते हुए निकल जाते हैं। जय जब अपनी ट्रेनिंग की जगह पर पहुंचता है तभी गॉडफादर रिंग से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, बच्चे क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसे 1 साल बाद हरा दोगे? ये सुनकर जय कहता है, अगर मैं उसे 1 साल में नहीं हरा पाऊंगा तो मेरे पास आप जैसे गुरु होने का कोई हक भी नहीं है। ये कहकर वह गॉडफादर को देखने लगता है। गॉडफादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम अब बातें बनाना भी सीख गए हो। वे आगे कहते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनती हो और मेरे पास तुम्हारी ताकत बढ़ाने के 2 उपाय हैं, जिनमें से एक बड़ा ही सरल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह का शॉर्टकट लो। इससे तुम्हारी ताकत तो बढ़ जाएगी लेकिन तुम्हें वो अनुभव नहीं मिल पाएगा जो ताकत और कल्टीवेशन के रास्ते में मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरा रास्ता चुनो जिसमें तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और दर्द भी सहना होगा, लेकिन तुम्हारी ताकत तेजी से बढ़ेगी और तुम इस रास्ते की किसी भी कड़ी को मिस भी नहीं करोगे। ये सुनकर जय भी गॉडफादर की चिंता को समझ जाता है और वह गॉडफादर को अपना असली गुरु मानता था, इसलिए वह उनके कहे अनुसार ही अपनी ट्रेनिंग करना चाहता था, इसलिए कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करता। तभी गॉडफादर कहते हैं, तुम यहाँ पर इस कंपटीशन के बाद तक हो, तब तक राधिका का इलाज भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाऊंगा, इसलिए तुम भी तैयार रहना। ये सुनकर जय थोड़ा बहुत सोचता है और फिर कहता है, ठीक है मास्टर, और फिर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। आज उसका ब्रेक थ्रू करने का वक्त था क्योंकि वह सभी बेसिक स्टेप ऑफ स्फीयर सीख चुका था और 36 फॉर्म ऑफ स्फीयर के बेसिक स्टेप्स को भी काफ़ी हद तक सीख चुका था। इसलिए आज वह अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर सॉल प्यूरिफाइंग लेवल में प्रवेश करने वाला था। वह कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। उसके चारों ओर एनर्जी जो नीले और सफ़ेद रंग जिसमें कुछ पीली धारियाँ भी थी घूमने लगती है और धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगती है। जय के शरीर के अंदर उसकी नाभि के ठीक नीचे जो ऊर्जा का गोला था जो फाउंडेशन बिल्डिंग के दौरान बना था, उसके चारों ओर धारियां बनने लगती है। ये बिल्कुल किसी सौर मंडल जैसा लग रहा था जिसके केंद्र में सूर्य हो और उसके चारों ओर छोटे छोटे तारे घूम रहे हों। हालांकि यह तारे किसी पानी की तरह चारों ओर घूम रहे थे और अभी तक कोई तारा वहां पर नहीं था। सॉल प्यूरिफाइंग स्टेज में इस फाउंडेशन के चारों 9 तारे बनते हैं जो इस रैंक की प्रत्येक स्टेज को दर्शाते हैं। हालांकि जय अभी इस रैंक में प्रवेश कर पाया था, लेकिन फिर भी उसने 2 तारे जला लिए थे, जिसका अर्थ था कि वह सॉल प्यूरिफाइंग स्टेज के दूसरे लेवल पर पहुंच गया था। डॉट 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 जय फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल की दीवार को पार कर चुका था, जो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का सबसे बुनियादी कदम होता है। इसके साथ ही वह सॉल गैदरिंग स्टेज के 2 लेवल्स को भी पार कर चुका था। ये स्टेज एक बर्तन में पानी भरने की तरह होती है। पहले लेवल, जिसे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल कहा जाता है, में कोई व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत करता है। किसी व्यक्ति का शरीर किसी बर्तन की तरह होता है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी होती है। हालांकि काफ़ी लोग इस लेवल को जल्दी पार कर जाते हैं और अपने फाउंडेशन को मजबूत करने पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इसको सभी कल्टीवेटर जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही जरूरी स्टेप होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े ब्रेक थ्रू से गुजरता है तो उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी किसी नदी में आई बाढ़ की तरह होती है जो किसी कमजोर शरीर को तुरंत नुकसान पहुंचा सकती है और उसे धुएं तक में बदल सकती है। यही वजह है कि ज़्यादातर कल्टीवेटर हर बड़े ब्रेक थ्रू के बाद एक चोट से जरूर जूझते हैं। पहला लेवल किसी बर्तन की मजबूती को बढ़ाता है और अगले लेवल उसके आकार को बढ़ाते हैं और उसमें एनर्जी भरते हैं, और इसी वजह से अपनी फाउंडेशन को बनाने की कोई लिमिट नहीं होती है और कोई भी व्यक्ति जब तक चाहे अपने ब्रेक थ्रू को रोककर अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकता है। जय की ट्रेनिंग कुछ इसी तरह से हुई थी। उसका फाउंडेशन काफ़ी मजबूत हो चुका था, इसे इसकी पीक तक मजबूत होना कहे तो भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी वजह से जब जय ने ब्रेक थ्रू किया तो वह अपने आसपास मौजूद सारी एनर्जी को अपने शरीर में इकट्ठा कर पाया और सॉल गैदरिंग स्टेज के 2 लेवल्स को पार कर पाया।
सॉल गैदरिंग स्टेज में 9 चरण होते हैं, जिसे किसी बर्तन के 9 लेवल को भरने के समान माना जा सकता है। जब ये सभी 9 लेवल भर जाते हैं तो एक नया ब्रेक थ्रू करने का समय आता है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय तक वह बर्तन पूरी तरह भर चुका होता है और अब उस बर्तन के फैलने का समय होता है। इसे ही सॉल गैदरिंग स्टेज की सीमा कहते हैं, जिसे पार करते ही धर्मरैंक आती है। प्रत्येक नई स्टेज पर व्यक्ति की एनर्जी गैदरिंग और प्रकृति की एनर्जी को समझने और अपने अंदर उतारने की क्षमता बढ़ती जाती है। जय अपने इस ब्रेक थ्रू से पूरी तरह संतुष्ट था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को फाउंडेशन बिल्डिंग पार करने के बाद किसी भी लेवल को पार करने में लगभग 7 से 8 महीने सामान्य तौर पर लगते हैं। वहीं कोई टैलेंटेड व्यक्ति इसमें 3 से 4 महीने लेता है और यह समय प्रत्येक सितारे के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन उसने इस लेवल में प्रवेश करते ही शुरुआती 2 लेवल पार कर लिए। गॉडफादर बाहर निकलकर जय से कहते हैं, बहुत अच्छे, तुमने मेरी उम्मीद पर उस तरह नहीं लेकिन काफी हद तक खरे उतरे। ये सुनकर जय थोड़ी नाराजगी के साथ कहता है, पूरी तरह नहीं, अब क्या आप ये चाहते थे कि मैं एक ही बार में इस लेवल को पार कर जाऊं? ये सुनकर गॉडफादर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि तुम्हें हर लेवल को पूरी तरह पार करना है। किसी भी तरह की कोई भी कमी तुम्हें किसी भी स्टेज में नहीं छोड़नी है, वरना ये तुम्हारे भविष्य के कल्टीवेशन को प्रभावित कर सकती है। जय गॉडफादर की बात को समझता है और हाँ में अपना सर हिला देता है। गॉडफादर उससे कहते हैं, अब तुम्हारा 36 फॉर्म ऑफ स्फीयर को सीखने का समय आ गया है। इस तकनीक के शुरुआती 3 चरण तुम सीख चुका हो। मैं इस तकनीक के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ और कुछ प्रदर्शित करके भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। इसके बाद गॉडफादर जय की उस अजीब सी लकड़ी जिससे वह अभ्यास करता था उसे अपने हाथ में लेकर उससे कुछ क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वे अपनी एनर्जी से आसपास बहुत सारी पत्तियां और फूल इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी उस लकड़ी को किसी भाले की तरह बहुत ही तेजी से चलाना शुरू कर देते हैं। वे भाला चलाने के साथ साथ जय को सलाह देते हुए कहते हैं, ये तकनीक सामान्यतः तुम्हारे एनर्जी पर आधारित है, जो तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारी मूवमेंट से पैदा होती है। जब भी तुम मूवमेंट करोगे तो मोमेंटम एनर्जी पैदा होती है, जो तुम्हें अपने भाले में इकट्ठा करनी है, और जैसे जैसे तुम इस एनर्जी को अपने भाले में इकट्ठा करोगे तुम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाओगे। इस एनर्जी को 36 फॉर्म्स में बांटा गया है। प्रत्येक अगले फॉर्म का एनर्जी प्रेशर प्रत्येक पिछले फॉर्म से 3 गुना ज्यादा होता है। वहीं तुम अगर 36वें फॉर्म को परफॉर्म करोगी तो तुम्हारे इस अटैक में इतनी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी होगी कि यह एक महाशक्ति रैंक के 2 स्टार के व्यक्ति के लिए भी खतरा बन सकती है। और अगर तुम अपना लेवल भी बढ़ा लेते हो तो यह एनर्जी किसी महाशक्ति रैंक के पीक व्यक्ति या एक साथ कई महाशक्ति रैंक के 3 स्टार के व्यक्ति भी इस एनर्जी का सामना नहीं कर पाएंगे। यह मार्शल आर्ट्स तुम्हारे शरीर की बहुत ही कम एनर्जी का उपयोग करती है, लेकिन तुम्हारी मूवमेंट से निर्मित मोमेंटम एनर्जी का इस्तेमाल करती है, तो तुम्हें अपनी इसी मोमेंटम एनर्जी को इकट्ठा करना सीखना है। जय ये सब सुनते हुए गॉडफादर की मूवमेंट्स को देख रहा होता है। वह देखता है कि जैसे ही गॉडफादर हवा में मौजूद अंतिम पत्ती को काटते हैं वे भाले को एक चट्टान की तरफ सूट कर देते हैं। जैसे ही वह भाला चट्टान को लगता है चट्टान टुकड़ों में टूट जाती है। टुकड़े इतने छोटे थे कि उस चट्टान को कई बार हथौड़े से कूटने पर भी उतने छोटे करना बने। ये देखकर जय दंग रह जाता है। तभी गॉडफादर कहते हैं, यह इस तकनीक का केवल पहला फॉर्म था, अब तुम्हें केवल अपनी स्पीड और मोमेंटम पर फोकस करना है, लेकिन ये ट्रेनिंग पहले से कहीं ज़्यादा थकाने वाली होगी। ये सुनकर जय कहता है, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें गॉडफादर। ये सुनकर गॉडफादर भी मुस्कुराते हैं और उसे प्रैक्टिस करने के लिए उसका भाला दे देते हैं। तभी हम थोड़ी देर बाद का दृश्य देखते हैं। एक लड़का बुरी तरह हांफते हुए जमीन पर पड़ा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसमें उठने की एनर्जी भी नहीं। वह और कोई नहीं जय था। तभी गॉडफादर उसकी टांग खींचते हुए कहते हैं, क्यों, तुम तो थकते नहीं हो? ये सुनकर जय थोड़ा नाराजगी से कहता है, हाँ तो पहले बताना चाहिए था कि यह ट्रेनिंग इतनी कठिन है। ये सुनकर गॉडफादर कहते हैं, मुझे बताना चाहिए था, मैंने तुमसे कहा था कि यह तकनीक एक महाशक्ति रैंक के योद्धा तक को झटका दे सकती है, जो तुमसे पूरे 3 स्टेज ऊपर है, तो ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना था कि यह आसान तो नहीं होने वाली। ये सुनकर जय भी समझ जाता है, लेकिन वह फिर खड़ा होता है और अपनी लिमिट को पुश करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी उसी लकड़ी को उठाता है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए उसे पूरी रात निकल जाती है। अब उसे नींद आ रही होती है, लेकिन वह सोने की बजाय अपनी लिमिट्स को पुश करता है और एक धमाका होता है। ये धमाका जय की उस तकनीक में एक लेवल ऊपर बढ़ने का था। वह उस तकनीक के लेवल 3 पर पहुंच गया था। ये देखकर जय थोड़ा मुस्कुराता है और वहीं पर गिर जाता है और कहता है, आखिरकार।
लेकिन अभी तक वह काफी तक चुका था, उसके गिरते ही उसकी आंखें लग जाती है। गॉडफादर जय को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, एक दिन में इस तकनीक के तीसरे लेवल पर पहुंचना वाकई तुम बहुत ही मेहनती और दृढ़ निश्चयी हो मेरे प्यारे शिष्य। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने का एहसास होता है और वे जय की बॉडी में चले जाते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो किसी परी की तरह सुंदर थी। वह एक नीली और सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल उसकी कमर तक थे। वह उस जगह पर पहुंचकर आसपास देखने लगती, तभी उसकी नज़र नीचे पड़े जय पर पड़ती है। ये देखकर वह तुरंत जय के पास पहुंचती है। वह जय को इस तरह पड़े देखकर घबरा गई थी, लेकिन वह जब जय के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि वह सो रहा है। ये देखकर वह लड़की मुस्कुराती है और धीमी सी आवाज में कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसके बाद वह जय के पास ही बैठ जाती है। तभी वह नोटिस करती है कि जय सोल गैदरिंग लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखकर राधिका कहती है, इतनी जल्दी 2 स्टार सोल गैदरिंग? तुम्हें जिन भी लोगों ने कम समझा है उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी गलती की है। और वह जय को प्यार से देखने लगती है। ये लड़की और कोई नहीं राधिका थी। इसके बाद वह काफी देर तक जय को देखकर कुछ सोचने लगती है, लेकिन उसे तभी किसी के आसपास होने का एहसास होता है। वह तुरंत सतर्क हो जाती है और जय से दूर जाकर कहती है, तुम बाहर आ सकते हो। राधिका के ये कहते ही एक काले कपड़े पहने आदमी बाहर आता है और उसके पीछे कुछ और लोग भी प्रकट होते हैं। उनमें से एक आदमी आगे आते हुए कहता है, प्रिंसेस, आपका पिताजी अगले 1 महीने में आपको बुलाने वाले हैं। ये सुनकर राधिक जय की तरफ देखकर थोड़ी उदास होते हुए कहती है, ठीक है। ये वह व्यक्ति भी महसूस कर लेता है। वह कहता है, प्रिंसेस, आपका किसी को इस तरह पसंद करना। लेकिन इसके आगे वह कुछ भी कहता उससे पहले ही प्रिंसेस अपनी गुस्सैल नज़रों से उसे देखती है और एक मर्द सोरा उस व्यक्ति पर दबाव डालने लगता है। इस दबाव में उस व्यक्ति का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। राधिका कहती है, तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं और तुमसे मैंने जो कहा उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हुई तो तुम या तो खुद को ख़त्म कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें जो मौत दूंगी वो आसान नहीं होगी। इसके बाद वह उन लोगों का जाने का इशारा कर देती है। यह इशारा पाते ही वह व्यक्ति थोड़ी चैन की सांस लेता और तुरंत वहां से निकल जाता है। इसके बाद राधिका वापस से जय के पास आती है और बैठ जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब जय के भीतर से गॉडफादर ने देख लिया है। वे ये सब देखकर समझ जाते हैं कि राधिका की पहचान उतनी आसान नहीं। उन्हें इस बात पर पहले से ही शक था, क्योंकि उन्हें राधिका के भीतर से एक एनर्जी महसूस होती थी जो पूरे स्काई एम्पायर या ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में होना मुश्किल थी। वे समझ जाते हैं कि शायद राधिका सेंट्रल कॉन्टिनेंट के किसी एंशिएंट परिवार में से है। ये सोचकर गॉडफादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस लड़के की मेहनत तो काफ़ी, लेकिन लक्ष्य उतने बड़े नहीं। लेकिन किस्मत ने भी इसे छोटी जगह पर रहना नापसंद किया है। और वे एक मुस्कुराहट के साथ अपने ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जय को होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वह राधिका को अपने पास देखता है। राधिका को अपने पास देखकर जय को थोड़ी खुशी होती है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि वह कब से राधिका के साथ रहना पसंद करने लगा था। वह जब भी राधिका के साथ होता उसे समय का पता भी नहीं चलता। लेकिन फिलहाल वह राधिका से पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? ये सुनकर राधिका कहती है, तुम शायद कुछ भूल रहे हो, तुम्हें मेरा इलाज भी करना होता है। मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर जय मजाक में कहता है, क्या तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की इतनी जल्दी है? ये सुनकर राधिका भी कहती है, मुझे जाना तो होगा ही। राधिका की इस बात को सुनकर जय भी थोड़ा उदास हो जाता है। वह फिर कहता है, इसके बाद हम कहाँ मिल सकते हैं? ये सुनकर राधिका कहती है, इसके बाद मैं सनसेट को ज्वाइन करने वाली हूँ। ये सुनकर जय को थोड़ी उम्मीद दिखती है। वह राधिका से पूछता है, इस सेक्ट में किस तरह ज्वाइन हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में राधिका कहती है, सनसेट एक बहुत ही बड़ा सेक्ट जिसकी कई सारी शाखाएं हैं। सनसेट को जो शाखा इस एम्पायर में है उसमें भी इतनी शक्ति है कि वह इस एम्पायर को अपने कब्जे में ले सकती है। सनसेट को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा 17 साल का होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन धर्म स्टेज पर होनी चाहिए। ये सुनकर जय अचंभे में पड़ जाता है। वह समझ जाता है कि सनसेट की ताकत क्या है, लेकिन फिर वह अपने भाव को दबाते हुए कहता है, ठीक है, तो मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने जल्द ही आऊँगा। ये सुनकर राधिका जय की खुशी के लिए अपना सर हिला देती है, लेकिन वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसे जय पर भरोसा था कि वह उससे फिर जरूर मिलेगी। इसके बाद वे काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर जय राधिका का इलाज भी कर देता है। अब उसके इलाज में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं बची थी, केवल 10 दिन में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
ये सोचकर जय पहले तो थोड़ा निराश होता है और फिर अपने मन में तय करता है कि वह उस सेक्ट को ज्वाइन करके ही रहेगा। इसके बाद वह फैमिली में होने वाले कंपटीशन के बारे में सोचता है और अपनी ट्रेनिंग की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान देता है, क्योंकि वह जानता था कि फैमिली टूर्नामेंट में केवल कैंडिडेट चुने जाते हैं जो मिंग सिटी के फैमिली टूर्नामेंट उनकी फैमिली की तरफ से लड़ते हैं। इसलिए जय उस टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करना चाहता था। वह थोड़ी देर तक और वहीं पर बैठकर प्रैक्टिस करता है और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करता है और फिर राधिका के साथ घर के लिए निकल जाता है। तभी हम उन झाड़ियों में उसी व्यक्ति को देखते हैं जो थोड़ी देर पहले राधिका से बात कर रहा था। वह जय को घूर रहा था और अपनी मुट्ठी को जोर से बांधे हुए था। जब जय और राधिका घर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कोई नहीं दिखता है। राधिका लिली को आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जय भी रोशनी को आवाज देता है लेकिन वो दोनों ही घर पर नहीं थे। ये दोपहर का समय था और आमतौर पर इस समय वे दोनों घर पर ही होती थी। डॉट 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 जय ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और 36 फॉर्म्स ऑफ स्फीयर के पहले 3 फॉर्म भी सीख लिया था। वहीं हम राधिका के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। जब राधिका और जय घर लौटते हैं तो उन्हें कोई भी वहां पर नहीं दिखता, जिससे वे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जय घर में इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसके घर पर कोई भी नहीं था, न ही रोशनी, ना लिली और न ही रामू काका। वह फिर सोचने की कोशिश करने लगता है कि इस वक्त वे कहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन तभी एक लड़की की आवाज़ आती है। प्रिंसेस, क्या हुआ? आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? ये सुनकर जय और राधिका उस तरफ देखते हैं। वे देखते हैं कि एक लड़की लाल रंग की ड्रेस में दरवाजे पर खड़ी है। उसके साथ ही एक और लड़की भी खड़ी है जो हरे रंग की ड्रेस में, और उन दोनों के बाल थोड़े छोटे हैं। इन दोनों के बीच एक छोटी सी प्यारी बच्ची खड़ी है जो केशरिया रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जिस पर सफ़ेद रंग के धागे से बड़ी ही प्यारी कढ़ाई की गई है। ये तीनों और कोई नहीं, लिली, रोशनी और रुचि थी। जय उन तीनों को इस तरह नई ड्रेस में देखकर कुछ समझ नहीं पाता और कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम तीनों कहाँ थी? और ये तुम तीनों इस तरह तैयार होकर कहाँ गई थी? ये सुनकर रुचि जल्दी से जय के पास आती है और कहती है, अरे मेरे बुद्धू भाई, क्या भूल गए? आज क्या है? ये सुनकर जय भी सोचने लगता है कि आज क्या है, लेकिन उसे कुछ भी ध्यान नहीं आता। वह अपने कंफ्यूज चेहरे से रुचि को देखने लगता है। उसे इस तरह देखकर रुचि जय को मारते हुए कहती है, बुद्धू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इतना भी याद नहीं रहता? ये सुनकर जय को अचानक ध्यान आता है कि आज तो उसका जन्मदिन था। जय को अपना जन्मदिन केवल उन बच्चों की वजह से याद रहता था जो अनाथ आश्रम में रहते थे, क्योंकि केवल वे ही जय के साथ उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते थे। कभी कभी जय के दादाजी और चाचाजी भी उसमें शामिल होते थे, लेकिन वे काम में फंसे रहने की वजह से ज़्यादा शामिल नहीं हो पाते थे। जय रुचि को प्यार से देखने लगता है और कहता है, तो आज मेरा जन्मदिन है, मैं तो ध्यान ही भूल गया था। तो अब ये बताओ, तुम्हें मेरे जन्मदिन पर क्या चाहिए? ये सुनकर रुचि कहती है, हमें जो चाहिए वो तो हमने खरीद भी लिया है, अब तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जय पूछता है, खरीद लिया है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? ये सुनकर रुचि कहती है, दादाजी ने दिए। और कहाँ से? ये कहकर रुचि जय को खींचकर ले जाने लगती है। जय भी उसके जाने लगता है, वह भी ज्यादा प्रतिरोध नहीं करता। कुछ ही देर में वे सभी उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं जहां पर रुचि रहती थी। जैसे ही जय उस आश्रम में प्रवेश करता है तभी सभी बच्चों की आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक जय भैया। जय देखता है चारों ओर सजावट हो रखी है और तभी उसका ध्यान एक लड़के पर जाता है जिसने कुछ अजीब सी ड्रेस पहनी हुई थी और वह सभी बच्चों के साथ खुशी खुशी नाच रहा था। वह थोड़ी देर तक देखता है, फिर पहचान लेता है, वह रघु है, वही बीस्ट जिसे जय ने उस तालाब से पकड़ा था। वह उसे इतना खुश देखकर काफी अचंभित रह जाता है। वह सोचने लगता है, इस बीस्ट में भी इतने इमोशन है, लगता है ये यहाँ के बच्चों से घुल मिल गया है। इसके बाद जय सभी बच्चों के साथ खुशी मनाने लगता है। राधिका, लिली, रोशनी और रामू काका भी वहीं पर थे, वे भी इस खुशी में शामिल थे। तभी रुचि भीतर से बर्तन में एक गोल केक लेकर आती है। वह सभी से कहती है, सभी रुको, अब केक काटने का समय आ गया है। जय जब रुचि को केक लाते हुए देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। वह पूरी तरह से सफ़ेद से पाउडर से सनी हुई थी। वह अपनी हंसी को दबाते हुए कहता है, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये सुनकर रुचि कहती है, मेरा तो छोड़ो, अभी जो मेरे पीछे आ रहे हैं उनका देखो। जय देखा है, रुचि के पीछे राधिका और रोशनी भी आ रही थी, जिनका हाल भी कुछ ऐसा ही था। ये देखकर जय की हंसी छूट जाती है। उसे इस तरह हंसते देखकर राधिका को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, एक तो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया और तुम मुझ पर ही हंस रहे हो।
अभी रुको। इसके बाद वह एक डिब्बे का ढक्कन खोलकर जय पर उधेल देती है। उस बॉक्स में मैदा भरा हुआ था जिससे जय भी पूरी तरह सफेद से पाउडर से रंग जाता है। जय ये देखकर राधिका को भी पकड़ लेता है और उसे गले लगा लेता है, जिसकी वजह से उस पर आया पूरा पाउडर राधिका पर भी आ जाता है। और फिर जय कहता है, लो अब हिसाब बराबर। जय ने तो मजाक में ये कर दिया था, लेकिन तभी वह देखता है कि राधिका का चेहरा सफ़ेद होने की बजाय लाल हो गया है। वह समझ जाता है कि उसने क्या किया है। ये समझकर वह भी थोड़ा शर्माने लगता है। दोनों के बीच स्थिति थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, लेकिन तभी रुचि की आवाज़ आती है, हो गया आप दोनों का, तो अब केक कटिंग कर ली जाए। ये सुनते ही दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ चलो। दोनों की एक साथ आवाज़ आने की वजह से वे एक दूसरे को देखते हैं और फिर से एक पल पहले वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, ये जन्मदिन मनाया जा रहा है या रंग के साथ खेला जा रहा है। सभी उस तरफ देखते हैं तो पाते हैं दरवाजे पर एक लड़की खड़ी हुई है जिसने सफ़ेद और नीले कुल्हाईदार कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल घने काले हैं। उसके सर पर एक हेयरपिन लगी हुई थी जो तितली जैसी थी। जय उस हेयरपिन से ही पहचान जाता है। ये और कोई नहीं, जय की बड़ी बहन जानवी थी। वह भी यहाँ पर जन्मदिन मनाने ही आई थी, लेकिन जय और राधिका को इस तरह मैदे से खेलते देखकर वह थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। वह अंदर आते हुए कहती है, वैसे शुक्रिया मेरे भाई, वरना ये सब तो मेरे बिना ही केक कटवाने वाले थे। ये सुनकर जय कहता है, अरे नहीं वो मैं तो बस। तभी जानवी कहती है, हाँ ठीक है तेरी दीदी हूँ, अब केक कटिंग शुरू करें। ये सुनकर जय भी केक काटने के लिए तैयार हो जाता है। वह चाकू से केक का पहला टुकड़ा काटता है। सभी उसको बधाई देने के लिए चिल्लाने लगते हैं। जय केक का पहला टुकड़ा रुचि को खिलाता है, इसके बाद जानवी को, और फिर जैसे ही वह राधिका की तरफ मुड़ता है वह थोड़ा सा शर्मा जाता है। वह फिर राधिका की तरफ केक का टुकड़ा बढ़ाता है, लेकिन वह उसे खिलाने की बजाय उसे उसके चेहरे पर लगा देता है। ये देखकर राधिका को भी गुस्सा आ जाता है। वह भी केक का एक टुकड़ा लेकर जय के चेहरे पर लगाने आगे बढ़ती है, लेकिन नीचे पड़े मैदे की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगती है, लेकिन जय उसे तुरंत अपनी बाहों में पकड़ लेता है। इस दौरान उन दोनों की आंखें मिलती हैं और वे एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी राधिका अपने हाथ का केक जय के चेहरे पर पूरी तरह चिपका देती है और उससे तुरंत दूर हो जाती है। ये सब देखकर जय कहता है, एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है और तुम मेरे चेहरे पर ही केक लगा रही हो। इसके जवाब में राधिका कहती है, शुरुआत किसने की थी? ये सुनकर जय भी अपना सिर हिलाने लगता है और फिर सभी उसी मस्ती के माहौल में खो जाते हैं। काफी देर तक मस्ती करने के बाद अचानक रुचि बेहोश हो जाती है। ये देखकर जय भी घबरा जाता है। वह तुरंत रुचि को गोद में उठाता है और फिर उसे एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है। तब तक लिली ने बाकी सभी बच्चों को सोने के लिए भेज दिया था। इसके बाद सभी राधिका, लिली, जानवी, रोशनी और रामू काका उस कमरे के बाहर आ जाते हैं जिसमें जय लिली को लेकर गया था। अब हम जय को देखते हैं, वह लिली की नब्ज को जांच रहा था। वह उसमें अपनी एनर्जी को भेजकर देखता है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं ढूंढ पाता। वह गॉडफादर से पूछता है, गॉडफादर इसे क्या हुआ है? गॉडफादर भी जय को इस तरह परेशान देखकर तुरंत बाहर निकलते हैं और रुचि को देखने लगते हैं। तभी जय रुचि की आंखों को देखते हैं। वे पाते हैं कि उसकी आंखों में कुछ परिवर्तन आया है। वह इस बारे में गॉडफादर से कहता है। गॉडफादर जब रुचि की आंखों को देखते हैं वे कहते हैं, ये तो, और वे इससे आगे कुछ नहीं कह पाते। वे बहुत ही अचंभे में थे। वे सोचने लगते हैं कि रुचि कोई मामूली लड़की नहीं है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है। रुचि की उम्र 12 साल थी, जो आमतौर पर किसी खास योग्यता वाले व्यक्ति उस खास योग्यता के जागने की उम्र होती है जिसके साथ वह पैदा हुआ है, लेकिन किसी खास दल या समुदाय के लोगों में ही होती है, जैसे ब्लड लाइन, कोई खास बॉडी और कुछ खास आंखें। गॉडफादर ने जो अभी देखा वह मिथिकल आई ट्राइब की स्पेशल आंखें थी। वे सोचने लगते हैं ये इस दुनिया के सबसे ताकतवर समुदाय में से एक था। गॉडफादर इस बात से हैरान थे कि रुचि यहाँ क्या कर रही है। और जो आंखें रुचि के पास हैं उन्हें देखकर तो ये महसूस होता है कि यह उस समुदाय की भविष्य की मालिक बन सकती है। गॉडफादर को इस तरह हैरान होता हुआ देखकर जय उनसे पूछता है, क्या हुआ गॉडफादर, ये ठीक तो हो जाएगी? ये सुनकर गॉडफादर अपने होश में आते हैं और कहते हैं, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये इसकी स्पेशल एबिलिटी अवेकनिंग है। ये मिथिकल आई ट्राइब समुदाय से और इसके मिथिकल आइज है जो सेंट लेवल की है। मुझे लगता है जल्द ही इसके समुदाय के लोग इसे लेने आ जाएंगे। ये सुनकर जय कहने लगता है, गॉडफादर ये आप क्या कह रहे हैं? रुचि तो एक अनाथ है, उसके पास ये सब कैसे और उन लोगों को कैसे पता चलेगा? गॉडफादर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है।
य के जन्मदिन के दिन रुचि बेहोश हो जाती है। जब जय को कुछ समझ नहीं आता तो वह गॉडफादर की मदद लेता है। वह देखता है कि रुचि की आंखें कुछ अलग सी हो गई हैं। जय देखता है कि रुचि की आंखों की पुतलियों में एक 9 पंखुड़ियां वाला फूल बन गया है। वह देखता है कि उसकी आंखें एक अलग ही तरह का ऑरा छोड़ रही हैं। वह इस बारे में गॉडफादर से पूछता है तो गॉडफादर रुचि की आंखों को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि रुचि मिथिकल आई ट्राइब से है। वे जय से कहते हैं, ये रुचि की पावर अवेकनिंग का समय है। यह उसकी मिथिकल आई ट्राइब की पावर के कारण है कि वह बेहोश हो गई है। जय गॉडफादर से मिथिकल आई के बारे में और पूछता है, ये मिथिकल आई क्या है और ये 9 पंखुड़ियों वाले फूल का क्या मतलब है। जय का सवाल सुनकर गॉडफादर उसे बताते हैं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट में आज से 10,000 साल पहले बहुत से गॉड लेवल की शख्सियत थी। गॉड लेवल पर पहुंचकर उनके शरीर का हर अंग वे अपने हिसाब से एक हथियार या ताकत में बदल सकते थे। उनका पूरा शरीर किसी भी ताकतवर हमले को बिना किसी रक्षा के सह सकता था। लेकिन उस समय कुछ ऐसा भी लोग थे जो पूरी तरह गॉड नहीं बन पाए थे, लेकिन सालों की मेहनत के बाद वे आधे गॉड कहे जा सकने वाले लोग बन सके थे। इस समय उन्होंने कुछ खास शक्तियाँ विकसित की। उन्हीं से एक थी मिथिकल आई। जब मिथिकल आई डेवलप करने वाला व्यक्ति गॉड लेवल पर पहुंचा तो उसकी पूरी ब्लडलाइन में यह मिथिकल उनके टैलेंट के हिसाब से और ब्लडलाइन पावर के हिसाब से आ गई। इसी तरह सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कई सारी ट्राइब हैं जो एक दूसरे की दुश्मन भी हैं और कुछ बहुत ही सही रास्ते पर चलने वाली ट्राइब भी हैं। उन्हीं में से एक है मिथिकल आई ट्राइब। इस प्रकार की आइस का टैलेंट उनकी आंखों में बनने वाले फूल की पंखुड़ियों से पता चलता है। 3 पंखुड़ियों वाला व्यक्ति एक मामूली टैलेंट माना जाता है और 6 पंखुड़ियों वाला व्यक्ति 1000 साल में पैदा होने वाला जीनियस माना जाता है। इस पर जय पूछता है, लेकिन रुचि की आंखों में तो 9 पंखुड़ियां हैं, ये किस लेवल की टैलेंट पर मानी जा सकती है। ये सुनकर गॉडफादर अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, ये पिछले 10,000 साल में पैदा होने वाला इकलौता जीनियस है। केवल उस गॉड के पास ही 9 पंखुड़ियों वाली मिथिकल आई थी, लेकिन रुचि के पास ये है। इसका मतलब वह मिथिकल आई ट्राइब की सेंट बनेगी। इसका पता उन्हें भी चल गया होगा और वे कभी भी उसे लेने आ सकते हैं। ये सुनकर जय कहता है, मिथिकल आई सेंट? नहीं, उन्हें कैसे पता चल गया होगा? वे रुचि को क्यों ले जाएंगे? जय की बात सुनकर गॉडफादर कहते हैं, ये केवल मिथिकल आई ट्राइब को ही नहीं बल्कि इसकी दुश्मन ट्राइबर्स को भी पता चल गया होगा, जो इसकी जान लेने के लिए निकल गए होंगे। इसलिए तुम इसे मिथिकल आई ट्राइब के यहाँ पहुँचने पर इसे उनके साथ जाने दो। ये रुचि के लिए सही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि तुम उन लोगों को रोक सको और मैं भी अभी अपनी पावर को रिकवर नहीं कर सका हूँ। ये सुनकर जय भी कुछ देर सोच में पड़ जाता है और फिर उदासी भरी निगाहों से रुचि को देखने लगता है। गॉडफादर जय को उदास देखकर उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगा कि तुम पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर तुम्हारे हक की चीजें ले सको और कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इस लड़की की सुरक्षा के लिए इसे जाने देना होगा। ये सुनकर जय भी अपने मन को शांत करता है और फिर कहता है, ठीक है गॉडफादर, लेकिन फिलहाल के लिए इसे होश में कैसे लाएं? ये सुनकर गॉडफादर हंसते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक सीलिंग मेथड सिखाता हूँ। उसके अनुसार तुम इसकी अवेकनिंग पर सील लगा सकते हो, जिससे 1 साल तक इसकी पावर अवेकन नहीं, तब तक मिथिकल आई ट्राइब भी इसे ढूंढ लेगी, लेकिन बाकी दल इसे नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि उनके पास इसकी पहचान की खास शक्तियाँ नहीं है। ये सुनकर जय भी हाँ में अपना सर हिला देता है। गॉडफादर जय के सर पर उंगली रखते हैं और उसे वह सीलिंग मेथड ट्रांसफर करने लगते हैं। जय एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। वहां पर उसके आसपास संस्कृत भाषा में कई सारे शब्द घूम रहे थे। जैसे ही जय उन्हें देखता है वे सभी अचानक जय के सर में घुसने लगते हैं। जय की आंखें बंद हो जाती है और वह उन्हें समझने लगता है। करीब आधे घंटे बाद जय अपनी आंखें खोलता है और फिर रुचि को देखने लगता है। इसके बाद वह सीलिंग की प्रक्रिया को शुरू करता है। वह अपनी उंगली में कई सारी सील बदलता है, फिर रुचि के सर पर अपना हाथ रखता और अपनी उंगलियों की मुद्रा बहुत ही तेजी से बदलने लगता है। धीरे धीरे ये गति इतनी तेज हो जाती है कि जय की उंगलियां धुंधली दिखने लगती है। धीरे धीरे एक पीली रंग की रोशनी जय की उंगलियों के चारों जलने लगती है और एक पैटर्न बनने लगता है। ये पैटर्न आयताकार था और उसके भीतर कई सारी रेखाएं थी। जय उस सील को रुचि के माथे पर लगा देता है। जैसे ही वह सील रुचि के माथे पर लगती है, रुचि की आंखों में बने 9 रंग की पंखुड़ियों वाला फूल धीरे धीरे गायब होने लगता है। करीब आधे घंटे बाद वह फूल गायब हो जाता है। जय ये देखकर गॉडफादर से पूछता है, इसे होश कब तक आएगा गॉडफादर?
इस पर गॉडफादर जवाब देते हैं 6 घंटे बाद। शरीर की एनर्जी के चले जाने की वजह से यह सो गई है। ये सुनकर जय चैन की सांस लेता है और कमरे से बाहर निकलता है। वह देखता है कि रोशनी, जानवी, राधिका और बाकी सभी दरवाजे पर ही खड़े हैं। जय के बाहर निकलते ही वे सभी पूछते हैं, क्या हुआ उसे, वह ठीक तो है? ये सुनकर जय कहता है, हाँ वह ठीक है, बस बेहोश हो गई थी, शाम तक उसे होश आ जाएगा। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन राधिका को इस बात पर शक था, क्योंकि अगर वह केवल बेहोश हो गई थी तो जय को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। और वह देख पा रही थी कि जय थोड़ा उदास सा भी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। राधिका कहती है, क्या मैं उसे देखने जा सकती हूँ? इस पर जय कहता है, हाँ। ये सुनकर राधिका और बाकी सब कमरे में आ जाते हैं और रुचि को देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि रुचि केवल बेहोश है, लेकिन राधिका महसूस कर पा रही थी कि रुचि के अंदर से किसी तरह का ऑरा निकल रहा है, लेकिन वह उस ऑरा को समझ नहीं पा रही थी। वह जय की तरफ देखती है जो दरवाजे से उन सबको देख रहा था। वह देखती है कि जय ने अब अपनी उदासी को काबू कर लिया है। वह तय करती है कि वह जय से इस बारे में बाद में बात करेगी। जय उन सबसे कहता है, मैं अब इसके लिए कुछ औषधियां लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर राधिका तुरंत कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। राधिका की बात सुनकर जय हाँ में अपना सर हिलाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब वे दोनों औषधियों के बाजार में पहुंचते हैं तो जय कुछ औषधियां देखने लगता है। वह रुचि के लिए एक काढ़ा बनाना चाहता था जिससे उसकी कमजोरी दूर हो जाए, क्योंकि उसकी पॉवर को सील करने के बाद वह बहुत ही कमजोरी महसूस करेगी। वह औषधियां देखने लगता है, तभी राधिका उससे पूछती है, क्या बात है जय, तुम कुछ छुपा रहे हो? जय राधिका से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, वह राधिका को सब कुछ बताने ही वाला होता है। तभी गॉडफादर उससे कहते हैं, नहीं जय, तुम अभी राधिका के बारे में नहीं जानते हो, वह किस परिवार से है, कहाँ से आई है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, उसे रुचि के बारे में कुछ मत बताओ। मैं ये नहीं कह रहा वह कुछ करेगी, लेकिन मुझे उसके परिवार पर शक है। और हाँ, उसने भी अभी तक तुम्हें अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया है। मैं मानता हूँ वह एक अच्छी लड़की है और शायद तुम्हें पसंद भी करती है, लेकिन अभी उसे कुछ न बताना ही सही होगा। ये सुनकर जय अपनी बात तुरंत बदल देता है और कहता है, कुछ नहीं, उसने एक प्रकार की जहरीली वस्तु खा ली थी जो अगर समय पर नहीं निकलती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था, यही सोचकर मैं परेशान था। ये सुनकर राधिका भी मान लेती है और कहती है, अच्छा तो क्या अब वह चीज़ तुमने उसके शरीर से निकाल दी है? ये सुनकर जय हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ बस उसके शरीर में कुछ कमजोरी है, उसे ही दूर करने के लिए मैं औषधि लेने आया हूँ। डॉट 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 भी तक हमने पढ़ा, जय को रुचि के मिथिकल ट्राइब की सेंट होने के बारे में पता चलता है। इसके बाद वह रुचि की शक्तियों पर एक शील लगा देता है जिससे अगले 1 साल तक उसकी शक्तियां जागृत नहीं होगी। ये सब करने के बाद वह रुचि के लिए कुछ औषधियां लेने के लिए बाजार जाने लगता है, जिससे वह उसके लिए एक काढ़ा बना सके जो उसके शरीर की कमजोरी को दूर कर सके। लेकिन राधिका को उस पर कुछ शक होता है और वह उसके साथ बाजार चल देती है। वह जय से पूछती है, क्या बात है, वह इतना परेशान क्यों है? जय गॉडफादर के कहने पर कुछ बहाना बनाकर उसे सच्चाई नहीं बताता और औषधियां खरीदने लगता है। सबसे पहले वह कुछ बीलपत्र के फल लेता है, इसके बाद वह कुछ मिस्टिक ग्रास और अन्य औषधियां खरीदता है। मिस्टिक ग्रास के बहुत सारे फायदे होते हैं जो अभी तक पूरी तरह खोजे नहीं गए हैं, लेकिन जय ने गॉडफादर द्वारा दी गई किताबों में इन सभी औषधियों के बारे में अच्छी तरह जान लिया था और जंगल में मौजूद औषधियों से उनके बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान भी हासिल कर लिया था, इसलिए उसके लिए एक एनर्जी लिक्विड बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वह ये सब औषधियां लेकर बाजार से चल देता है और कुछ ही समय में राधिका और जय आश्रम पहुंच जाते हैं। इस दौरान जय और राधिका के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। राधिका को ये सब अजीब भी लग रहा था, लेकिन वह सोचती है कि शायद जय रुचि को लेकर परेशान है, इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं देती। वहीं जय गॉडफादर की बात को याद कर रहा होता है कि राधिका का परिवार साधारण नहीं, जबकि राधिका ने कहा था कि वह अग्रवाल परिवार की प्रिंसेस है जो स्काई एम्पायर की सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक है। इसलिए जय इस बात से थोड़ा नाराज था। वह आश्रम पहुंचकर वहां के एक खाली कमरे में जाता है और काढ़ा बनाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद वह उस कमरे से बाहर निकलता है और रुचि के कमरे में चल देता है। वहां पर पहुंचकर जय देखता है कि वहां केवल रोशनी बैठी हुई है जो पास की कुर्सी पर ही सो गई थी। जय उसके पास जाता है और उससे कहता है, रोशनी तुम आराम कर लो, मैं यहाँ पर हूँ।
ये सुनकर रोशनी की आंख खुलती है और वह जय से कहती है, नहीं नहीं छोटे मालिक, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन जय उसे वहाँ से भेज देता है और उससे आराम करने की बोल देता है। इसके बाद जय रुचि के सर के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे वह काढ़ा पिलाने लगता है। तभी गॉडफादर बाहर निकलते हैं। जय, तुम्हारा इस तरह विचलित होना तुम्हारे आगे के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तुम्हें रुचि की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उसकी शील को और मजबूत कर देता हूँ जिससे वह 2 साल तक अपनी पॉवर को महसूस नहीं कर पाएगी और न ही कोई और। ये सुनकर जय गॉडफादर को देखकर हाँ में अपना सर हिलाता है। गॉडफादर उस शील को और मजबूत करने लगते हैं और साथ ही जय से कहते हैं, अभी तुम्हें इन सब बातों को छोड़कर अपने आने वाले कंपटीशन और 1 साल की जो शर्त लगाई है उस पर ध्यान देना चाहिए। गॉडफादर की बात सुनकर जय उस दिन को याद करने लगता है जब जय ने राशि के साथ वह शर्त लगाई थी। वह उस दिन को याद कर जोश से भर जाता है। वह तुरंत रुचि को वह काढ़ा पिलाकर उसकी आखिरी बार जांच करता है। इसके बाद वह रामू काका को रुचि का ख्याल रखने की बोलकर वहां से निकल जाता है। वह अपनी ट्रेनिंग वाली जगह पर जाकर अपनी स्पीयर आर्टिस्ट को और भी मजबूत बनाने लगता है। वह 36 फॉर्म्स ऑफ स्पीयर की प्रैक्टिस करने लगता है। वह अभी तक 3 फॉर्म सीख चुका था और अब 4वें फॉर्म को सीखने की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वह अपने स्पीयर के मोमेंटम को गैदर करने की कोशिश कर रहा होता है। जय के हाथों में वह लकड़ी एक स्पीयर के तरह इधर से उधर नाच रही होती है। वह पहले 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर के पहले 3 फॉर्म्स को उपयोग करता है। इससे इकट्ठा हुए मोमेंटम का इस्तेमाल कर वह अगले फॉर्म को उपयोग करने की कोशिश कर रहा होता है। वह करीब 5 बार कोशिश करता है लेकिन वह असफल रहता है। वह अब तक पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। वह अब इस तकनीक की कठिनाई को समझ रहा था लेकिन वह थोड़ा आराम कर और कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाकर फिर से उस तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है। वह पुनः पहले 3 फॉर्म उपयोग करता है, फिर से मोमेंटम गैदर करता है लेकिन वह इस बार भी असफल रहता है। लेकिन इस बार वह काफ़ी हद तक समझ गया था कि उसे क्या करना है। वह फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराता है लेकिन इस बार जैसे ही वह चौथे फॉर्म को उपयोग करने वाला होता है वह उससे पहले अपनी थोड़ी सी एनर्जी स्पीयर में डाल देता है और मोमेंटम द्वारा इकट्ठी की गई एनर्जी को केवल भाले से उपयोग करने की बजाय अपनी शरीर की ताकत और अपनी सोल पावर के साथ उपयोग करने लगता है जिससे उसका एनर्जी क्षरण भी कम हो जाता है और वह चौथे फॉर्म को भी परफॉर्म करने में भी सफल रहता है। वह देखता है कि इस बार उसने जहां पर अपनी लकड़ी मारी है वहां पर रखी हुई चट्टान के टुकड़े हो जाते हैं। जय ये देखकर खुश तो होता है लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि गॉडफादर ने जब इस तकनीक का इस्तेमाल किया था तो चट्टान पूरी तरह छोटे छोटे कंकड़ों में बदल गई थी। लेकिन जब जय ने हमला किया था तो वह चट्टान केवल बड़े बड़े पत्थरों में टूटी थी। ये देखकर जय समझ जाता है कि वह अभी पूरी तरह इस तकनीक में माहिर नहीं है, इसलिए वह और भी जोरों से इस तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को वह थककर झील के पास ही लेट जाता है। जय पूरी तरह पसीने से नहाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अभी उसे झील से निकाला गया हो। जय जैसे तैसे अपने कपड़े उतारता है और उस झील में कूद जाता है। वह उसकी किनारे के सहारे झील के पानी से ठंडक लेने लगता है और सो जाता है। गॉडफादर भी जय की मेहनत को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर ये लड़का मेरे सैक में होता तो ये अभी तक अपने टैलेंट से पूरे सेंट्रल रीजन को हिला चुका होता। इसके बाद वे एक आह भरते हैं और अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। सिंह मैंशन, राजवीर सिंह का मैंशन। इस वक्त राजवीर सिंह के मैंशन में थोड़ा तनाव का माहौल था। राजवीर सिंह गुस्से में सामान को इधर से उधर फेंक रहे होते हैं। वे इस वक्त बहुत ही गुस्से में थे। उनके आसपास के नौकर उनके गुस्से को देखकर डर से एक तरफ खड़े थे। तभी राजवीर गुस्से में उन सब से कहता है, तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। ये सुनते ही सभी नौकर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर काले कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति आता है जो पूरी तरह से काले कपड़ों से ढका हुआ था। वह राजवीर से कहता है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है राजवीर सिंह। ये सुनकर राजवीर उससे गुस्से में कहता है, तुम्हें तो जो एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ, अब मुझे ज्ञान दे रहे हो। ये सुनकर वह काले कपड़े पहने हुए आदमी भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, मुझे क्या पता था कि वह गधा इतना कमजोर निकलेगा कि उससे एक बच्चे को नहीं मारा जाएगा। अभी जो हुआ वो हुआ, आगे के बारे में सोचो। ये सुनकर राजवीर अपने आप को शांत करता है और कहता है, एक बार इस फैमिली का हेड मुझे बनने दो, मैं उन सबको देख लूंगा जो आज मेरे खिलाफ हैं। राजवीर की बात सुनकर वह काले कपड़े वाला आदमी कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इस साल की सिटी मार्शल मीटिंग में तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सुनकर राजवीर उस आदमी को देखने लगता है।
वह कहता है तुम्हारे पास कोई योजना है क्या? ये सुनकर वह काले कपड़े पहने हुआ आदमी एक शैतानी मुस्कान देता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। उस आदमी की योजना सुनने के बाद राजवीर भी जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम जय को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है और वह देखता है कि रात हो चुकी है। ये देखकर जय उस तालाब से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनता, इसके साथ ही उस लकड़ी को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल देता है और अपने घर के लिए निकल देता है। जय के चाचा राजवीर और एक काले कपड़े पहने हुआ आदमी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। दूसरी ओर जय पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर जोर देने के बाद आराम के लिए तालाब में नहाकर उसी के किनारे सो जाता है। जब जय की आंख खुलती है तो वह देखता है कि राधिका उसी के पास आ रही है। वह राधिका को देखकर पहले तो खुश होता है, फिर उसे गॉडफादर की बात याद आती है। इससे उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। वह राधिका को बिना किसी भी भाव के देखने लगता है। जब राधिका जय के पास पहुंचती है तो वह जय के इस बदलाव को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये सुनकर जय थोड़ा मुस्कुराता है और फिर कहता है, वैसे हमें मिले कितना समय हो गया है और तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानती भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुनकर राधिका के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल जाते हैं। वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर जय से कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह सब किस्मत ही तय करे। जब हम सनसेट में मिलेंगे तो तुम अपने आप ही मेरे बारे में जान जाओगे और ऐसा कुछ भी मेरे बारे में नहीं जो मुझे तुमसे छुपाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जिस परिवार से हूँ वह बहुत ही शक्तिशाली है और शायद हम। राधिका इससे आगे कुछ भी नहीं कहती है, वह सिर्फ तालाब के पानी की तरफ देखने लगती है। अब तक रात हो चुकी थी और आसमान में चांद जगमगा रहा था। चांद की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। उस चांदनी की रोशनी जब राधिका के चेहरे पर पड़ रही थी तो उसका सुंदर चेहरा और भी सुंदर दिखने लगता है। जय जब राधिका को तालाब की तरफ देखते हुए देखता है तो उसका ध्यान राधिका के चेहरे पर भी जाता है और वह कुछ सोचते हुए उसे देखने लगता है। वह राधिका को देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं वहां जरूर आऊंगा और हम जरूर मिलेंगे। और हम। जय भी इसी हम पर आकर रुक जाता है। इस वक्त दोनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। वे एक दूसरे को देखने की बजाय आसमान में देखने लगते हैं। इसके बाद राधिका जय से कहती है, अब मेरा इलाज कब तक पूरा हो जाएगा? कहने को तो यह एक साधारण सा सवाल था, लेकिन इस सवाल ने जय के दिल में एक अलग ही उथल पुथल पैदा कर दी थी। वह इस बारे में सोचने लगता है। एक बार को तो उसके दिल में आता है कि वह उससे कह दे कि अभी 1-2 महीने और लगेंगे, लेकिन फिर वह अपने इस ख्याल को निकाल देता है और राधिका से कहता है, कल तुम्हारे इलाज का आखिरी दिन है, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ औषधियाँ लिख दूंगा जिन्हें तुम्हें अगले 15 दिन तक लेना होगा। ये सुनकर राधिका भी थोड़ी उदास हो जाती है। वे दोनों यही सोच रहे होते हैं कि कल उन दोनों के अलग होने का वक्त है। इस बात से दोनों दुखी थे, लेकिन तभी राधिका कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ देना था। ये सुनकर जय राधिका को देखने लगता है। वह उससे पूछने लगता है, ये तुम मेरे इलाज के बदले तो देने का नहीं सोच रही हो? तो फिर भूल जाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेने वाला। ये सुनकर राधिका कहती है, इलाज के बदले तो मैं वैसे भी तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली थी। जो मैं दे रही हूँ वो हमारे अलग होने की निशानी के तौर पर दे रही हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो उस निशानी की वजह से कम तुम्हें मैं याद तो रहूंगी। ये सुनकर जय भी फिर कल के बारे में सोचकर आह भरता है, फिर राधिका को देखता है। राधिका अपनी स्टोरेज रिंग से एक बॉक्स निकालती है, वह उसे जय की तरफ आगे बढ़ा देती है। जय उस बॉक्स को लेकर उसे खोलता है। वह देखता है कि उस बॉक्स में एक पिल रखी हुई है जो नीले व हल्के लाल रंग की चमक रही होती है। जय उस पिल को देखकर हैरानी से कहता है, बाउंड्री क्रैकिंग पिल। यह एक रैंक 3 की हाई लेवल की पिल है। जय अभी रैंक 2 का एल्केमिस्ट जो लॉ लेवल की रैंक 3 की पिल रिफाइन कर सकता था, लेकिन रैंक 3 की पिल भी मिंग सिटी जैसी छोटी सिटी में एक तूफान मचाने के लिए काफ़ी, उस पर यह तो एक रैंक 3 की हाई लेवल की पिल थी। ये पिल किसी भी सोल गैदरिंग लेवल के व्यक्ति को जो इस लेवल के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका हो, उसे इस लेवल की बाउंड्री को पार कर धर्म रैंक पर पहुंचने में मदद करती है। और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं, बस कुछ मात्रा में अशुद्धता इन शरीर में इकट्ठा हो जाती है जो कोई भी योद्धा अपनी आंतरिक शक्ति से बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकता है। ये पिल अगर किसी भी नीलामी घर में नीलामी के लिए दी जाए तो ये लगभग 1 करोड़ सोने के सिक्के तक की कीमत में जाएगी। ये सोचकर जय थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, राधिका, इतना महंगी पिल मैं तुमसे नहीं। लेकिन इससे आगे जय कुछ कहता उससे पहले ही राधिका कहती है,
लेकिन कुछ नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे धर्म रैंक में पहुंचने में भी मदद करेगी, जिससे तुम्हारे सनसेट में प्रवेश की संभावना और भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर जय कहता है, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर राधिका कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन कभी कभी कोई योद्धा ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि किसी रैंक के पीक पर अटक जाता है। वैसे तो तुम एक एल्केमिस्ट हो, लेकिन अगर फिर भी ऐसी स्थिति आए तो तुम इस पिल की मदद से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये सुनकर जय भी राधिका की चिंता समझ जाता है और आगे कुछ नहीं कहता और उस बॉक्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। वह राधिका से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस सेक्ट में जरूर आऊँगा और मुझे भी तो आगे और ताकतवर बनना है। अक्सर किसी योद्धा के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसमें वह किसी एक लेवल पर जाकर अटक जाता है। अक्सर ऐसा फाउंडेशन के स्टेबल न होने की वजह से होता है। ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति को इस तरह की कोई पिल मिल जाती है तो वह अपने फाउंडेशन में रही कमी को पूरी करने और अगले लेवल पर पहुंचने में सफल हो जाता है। जय इस वक्त आसमान की तरफ देखने लगता है। फिलहाल उसके दिमाग में आज से 1 साल बाद होने वाला चैलेंज था। उसे इस सिटी कंपटीशन की कोई चिंता नहीं थी। कुछ देर तक इधर उधर की बात करने के बाद राधिका वहां से चली जाती है। राधिका के जाने के बाद जय भी अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। अब उसके पास मकसद थे, उसे राधिका के लेवल पर पहुंचना था जिससे वह उसे पा सके। वह ताकत हासिल करना चाहता था ताकि जो लोग उसे प्यार करें उसे उन लोगों से दूर न होना पड़े, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले उनसे दूर होना ही होगा। वह इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। वह अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही गॉडफादर से पूछता है, गॉडफादर कब जाना है? ये सुनकर गॉडफादर हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास ये कंपटीशन खत्म होने तक का समय है। ये सुनकर जय भी अपनी प्रैक्टिस की दर बढ़ा देता है। ... जय और राधिका की बातचीत होती है जिसमें राधिका अगले दिन मिंग सिटी से जाने वाली थी। एक दूसरे से बिछुड़ने के कारण दोनों प्यार के परिंदे ही उदास थे, लेकिन जय इस उदासी को दूर करते हुए इसे अपने उत्साह का केंद्र बनाते हुए सनसेट से जुड़ने का अपना निश्चय और भी मजबूत कर लेता है। इसके बाद वह कड़ी ट्रेनिंग करता है और अगले कुछ दिनों में अपनी 36 फॉर्म और स्पीयर टेक्निक के शुरुआती 10 फॉर्म मास्टर कर लेता है और अगले 3 लेवल भी उपयोग करना सीख जाता है, लेकिन वह अभी तक उनमें पूरी तरह मास्टर नहीं हुआ था। जय की ट्रेनिंग के दौरान गॉडफादर उसे इस मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वे कहते हैं, जय, एक बच्चा दुनिया को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह अपने आसपास खड़े व्यक्तियों से ऊपर न उठ जाए। तुम्हें दूर तक देखने के लिए हमेशा ऊपर रहना ही होगा और हर ऊंचे पर्वत से ऊंचा पर्वत हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए तुम्हें ये कोशिश करनी होगी कि तुम हमेशा उस ऊंचाई पर रहो कि तुम इस दुनिया को समझ सको। इसके बाद गॉडफादर चुप हो जाते हैं, वे किसी सोच में डूब जाते हैं। जय भी उनकी बात का मतलब कुछ हद तक तो समझ ही गया था, लेकिन पूरा मतलब तो वह भी नहीं समझ पाता। वह अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। तभी अचानक जय के चारों ओर एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है, लेकिन जय का ध्यान इस पर नहीं जाता, वह अपनी ट्रेनिंग में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद ये प्रवाह एक एनर्जी के बवंडर के रूप में जय के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। अब जय भी इस एनर्जी को महसूस कर लेता है। वह अपने डेंटियान को देखता है तो वह पाता है कि उसके डेंटियान में एक मुख्य गोले के चारों तीसरा तारा भी जलने लगा है। दरअसल डेंटियान वह जगह होती है जहां पर किसी मार्शल आर्टिस्ट की सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। ये डेंटियान किसी ग्रह की तरह शुरू होता है और एक अलग ही ब्रह्मांड पर जाकर खत्म होता है जो एक गॉड रैंक के व्यक्ति के पास होता है। ये डेंटियान प्रत्येक ब्रेक थ्रू के साथ परिवर्तित होता है और अपना आकार और ऊर्जा केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसी आधार पर रैंक तय की गई है। इस वक्त जय महसूस कर लेता है कि उसके ब्रेक थ्रू का वक्त आ गया है। वह गॉडफादर को देखता है। वह पाता है कि गॉडफादर उसकी तरफ ही बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। वे कहते हैं, अभी तुमने 1 महीने पहले ही तो सॉल गैदरिंग लेवल में ब्रेक थ्रू किया था और साथ ही उसके 2 स्टार पर भी पहुंचे थे, अब इतनी जल्दी कैसे? ये कहने के बाद गॉडफादर जय के शरीर में जाकर चेक करने लगते हैं कि सब ठीक है या नहीं। थोड़ी देर बाद वे बाहर निकलते हैं। वे जय से कहते हैं, ठीक है, तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। इस ब्रेक थ्रू के दौरान अपनी फाउंडेशन को जितना मजबूत बना सकते हो उतना मजबूत बनाने की कोशिश करना। ये सुनकर जय भी हाँ में अपना सर हिला देता है और वहीं पर बैठकर उस एनर्जी को अपने शरीर में घुमाते हुए अपने डेंटियान तक ले जाने लगता है। दूसरी ओर गॉडफादर जय को देखते हैं। वे सोच रहे होते हैं, ये लड़का सच में टैलेंटेड है, इसने इतनी जल्दी अपने ब्रेक थ्रू जितनी ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया।
अक्सर जब तक व्यक्ति जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी भी तरह की पिल का सेवन नहीं करता तब उसे अपनी ट्रेनिंग और मेडिटेशन द्वारा ही अपने देंटियान में मौजूद जगह को भरना होगा। जय के देंटियान में ऊर्जा की जरूरत एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से दोगुनी थी, लेकिन जय ने इन दिनों ट्रेनिंग के दौरान बार बार पूरी ऊर्जा खत्म होने तक थकने और लगातार इसी तरह प्रैक्टिस करने की वजह से काफ़ी मात्रा में वह ऊर्जा का गैप भर लिया था, इसलिए उसका ब्रेक थ्रू इतनी जल्दी आ गया। गॉडफादर को ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें जय को ट्रेन करने का तरीका भी मिल गया था। जय पालती मारकर बैठा हुआ था और अपने चारों ओर मौजूद एनर्जी को अपने शरीर में एक मेरिडियन से होते हुए शरीर के सभी मेरिडियन तक ले जाने लगता है और इसके बाद देंटियान में उस ऊर्जा का केंद्रीकरण करने लगता है। ये प्रक्रिया काफ़ी आसानी के साथ हो रही थी, क्योंकि जय के मेरिडियन न टूटने की हद तक मजबूत थे और उसकी फाउंडेशन तो काफ़ी मजबूत पहले से ही थी। वह बड़ी आसानी से इस ऊर्जा को अपने शरीर में ले रहा था। करीब 15 मिनट तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद एक एनर्जी की तरंग के साथ जय आसानी से सोल गैदरिंग लेवल के 3 स्टार पर पहुंच जाता है। अब जय अपनी आंखें खोलता है और वह अपनी ताकत को महसूस करने लगता है। वह पाता है कि उसकी ताकत के साथ साथ उसकी इनर स्ट्रेंथ का भी लेवल बढ़ गया है और उसका सोल फोर्स भी पहले से थोड़ा बढ़ गया है। जय ने अभी तक अपनी इनर स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि वह उसे काफ़ी कम ही महसूस कर पाता था, लेकिन अब वह अपनी इनर स्ट्रेंथ का भी उपयोग कर सकता है। इनर स्ट्रेंथ किसी भी फोर्स की तरह नहीं होती, लेकिन ये शरीर की ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। अगर किसी व्यक्ति की इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वह अपनी ताकत और स्पीड में 3 से 4 गुना तक की वृद्धि कर सकता है, लेकिन इस स्ट्रेंथ के प्रभाव के खत्म होने व्यक्ति को काफ़ी कमजोरी महसूस होगी। जय अब अपनी ट्रेनिंग से उठता है और कहता है, चलो अब अपनी इस बढ़ी हुई ताकत का परीक्षण किया जाए। इसके बाद जय अपनी ट्रेनिंग की जगह से निकल जाता है। दूसरी ओर सिंह मेंशन में किसी चीज़ को जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। अब ये क्या चीज़ है ये बताने की ज़रूरत नहीं। ये सिंह फैमिली के इनर कंपटीशन की तैयारी चल रही है जो 3 दिन में शुरू होने वाला था। इस कंपटीशन में 3 प्रतियोगी चुने जाने वाले हैं जो सिंह फैमिली को सिटी कंपटीशन में प्रदर्शित करेंगे। जय ये सब देखते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, बड़े भाई जय। ये लड़का अजय था। वह जय के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है, बड़े भाई जय, आपको तो पता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस पर जय कहता है, हाँ पता है। ये सुनकर अजय थोड़ी सांस लेता है और अजय से कहता है, आपको मालिक ने याद किया है। ये सुनकर जय अपने दादाजी के मेंशन की तरफ चल देता है। अजय जय के दादाजी को मालिक ही कहता है क्योंकि वह एक नौकर शाखा से आता है, लेकिन जय ने उसकी टैलेंट को देखकर उसे ट्रेनिंग दिलवाई थी और वह जय की उम्मीदों पर खरा भी उतरा था। जय और अजय दोनों जय के दादाजी के मेंशन में पहुंचते हैं। वहां पर जय के दादाजी के साथ साथ उसके चाचा भी खड़े हुए थे। वे जय को देखकर अपना सर हिलाते हैं। अभी वे किसी के साथ बात करने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब उनकी बातचीत खत्म होती है तो जय को आवाज़ देकर अपने पास बुलाते हैं। जय और अजय दोनों वहां पर पहुंचते हैं। जब वे दोनों दादाजी के सामने पहुंचते हैं तो वे दादाजी का गंभीर चेहरा देख लेते हैं। ये देखकर जय दादाजी से पूछता है, क्या हुआ दादाजी, सब ठीक है, आपने मुझे क्यों बुलाया? जय की बात सुनकर दादाजी थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और फिर जय से कहते हैं, मुझे लगता है कि राजवीर इस कंपटीशन के बाद कुछ योजना बना रहा है और वह इस सिटी कंपटीशन में भी कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। ये सुनकर जय दादाजी से पूछता है, कैसी गड़बड़ और आपको कैसे पता? इस पर दादाजी जय से कहते हैं, मैंने उसके पीछे कुछ जासूस लगाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है और शायद वह काले दल के मुखिया से भी मिला हुआ है, लेकिन हमारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। ये सुनकर जय दादाजी से कहता है, काले दल की ताकत कितनी है और उसमें किस लेवल तक के बंदे हैं? ये सुनकर जय के दादाजी उससे कहते हैं, काला दल एक बहुत ही छुपा हुआ दल है। ये सभी तरह के गलत काम करता है और इसकी कोई भी खबर बाहर नहीं पहुंचती है, लेकिन इसका मुखिया शायद तुम्हारे चाचा के जितना ही ताकतवर होगा। ये सुनकर जय कुछ सोचता है और फिर दादाजी से कहता है, आप चिंता मत कीजिए और ये कंपटीशन जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। ये सुनकर दादाजी भी थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन वे जय की बात मान लेते हैं। दरअसल जय को यहाँ पर बुलाने का उद्देश्य भी यही था। जय के दादाजी चाहते थे कि जय भी परिस्थितियों को संभालना सीखे। इन सब बातों के बाद जय और अजय दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं और जय कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है और जाते हुए अजय से कहता है, कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करना।
अजय जय को देखता ही रह जाता है और वह उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। इसके बाद वह भी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। जय सॉल गैदरिंग लेवल के तीसरे स्टार में ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके बाद वह अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर सिंह फैमिली की कंपटीशन की तैयारी को देखने लगता है। तभी उसके दादाजी उसे उसके चाचा राजवीर और काले दल के बीच चल रही लेन देन के बारे में बताते हैं। साथ ही उन्हें यह भी लग रहा था कि राजवीर इस सिटी कंपटीशन में कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये सुनकर जय कुछ सोचता है और दादाजी को चिंता न करने की बोलकर कहीं पर चला जाता है। अब हम रात में एक जगह का दृश्य देखते हैं जहां पर शोरगुल का माहौल था। चारों तरफ लोगों के शोरगुल की आवाज और साथ ही नृत्य और संगीत का माहौल है। यह मिंग सिटी का इकलौता ऐसा होटल है जो केवल रात में खुलता है और सभी काले कामों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े सभी गलत काम होते हैं। एक तरह से कहें तो ये सभी चोरों, डकैतों, तस्करों का अड्डा है। इसी होटल के बीच में एक बहुत ही बड़ा खाली हिस्सा है जहाँ पर एक मंच बनी हुई है। इस मंच पर फाइट होती है और उन फाइट्स पर जुआ खेला जाता है। इस होटल के प्रवेश द्वार पर बड़े शब्दों में ब्लैक मार्केट नाम लिखा हुआ है। ये ब्लैक मार्केट सभी तरह के गलत कामों में शामिल होता है, लेकिन फिर भी कोई इसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाता और यह बहुत ही खुफिया है, इसलिए कोई भी फैमिली इसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करती। पूरी मिंग सिटी में अफवाह है कि इस ब्लैक मार्केट की मालकिन एक लड़की है, लेकिन कोई भी इसे नहीं मानता। वैसे तो ये सभी तरह के गलत काम करता है, लेकिन इसकी भी एक बॉटम लाइन है कि यह कभी भी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यहाँ पर सभी तरह की जानकारी का आदान प्रदान भी होता है, लेकिन हाँ, वह जानकारी बहुत ही बड़ी कीमत पर बेची जाती है। हम इस ब्लैक मार्केट के दरवाजे पर एक काले कपड़े पहने हुए एक शख्स को देखते हैं जो इस मार्केट के बोर्ड को देख रहा होता है। ये जय है। जय यहाँ पर काले दल और उसके चाचा के बारे में जानकारी लेने के लिए आया हुआ है। उसे पूरा यकीन तो नहीं है कि वह जानकारी ले पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जानकारी की कीमत बहुत ही ऊंची होती है। जय अब होटल में प्रवेश करता है। वह देखता है कि चारों तरफ की कुर्सियों पर लोग शराब के नशे में एक दूसरे को कभी गाली दे रहे हैं तो कभी एक दूसरे के गले लग रहे हैं। ये होटल कई हिस्सों में बंटा हुआ है जहाँ पर तरह तरह की खरीदारी होती है। कहीं पर लड़कियों की तो कहीं पर गुलामों की, कहीं पर जानवरों की तो कहीं पर तरह तरह की पिल्स की नीलामी होती है। इन्हीं में एक छोटी सी जगह पर जानकारियां बेची जाती है। ये ब्लैक मार्केट अपने जासूस चारों ओर फैलाए हुए हैं। दूसरे शब्दों में कुछ भी इस ब्लैक मार्केट की नज़रों से बचा हुआ नहीं है। जय उस तरफ जाने लगता है जहां पर जानकारी बेची जा रही है। इस वक्त वहां पर एक उम्रदराज आदमी बैठा हुआ अपनी किताब पढ़ रहा है। वह उस किताब को मन लगाकर पढ़ रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो उसके पास काफ़ी समय से कोई भी व्यक्ति कोई जानकारी लेने के लिए आया ही नहीं है। जय उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब वह आदमी जय को नोटिस करता है तो वह बिना उसकी तरफ देखे उससे कहता है, 10,000 सोने के सिक्के एक टोकन के बदले। जानकारी चाहिए तो दो, नहीं तो मेरा समय बर्बाद मत करो। जय ये सुनकर समझ जाता है कि बहुत समय से इस बुड्ढे के पास कोई भी आया नहीं है और इसलिए ये थोड़ा चिढ़ा हुआ सा है, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर देता है। वह कहता है, काले दल और सिंह फैमिली के राजवीर सिंह दोनों के बारे में सारी जानकारी तैयार रखो, मैं 30 मिनट में वापस आता हूँ। ये सुनकर वह बुड्ढा भी जय को देखता है। वह कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि अगर यह मजाक हुआ मियाँ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जय उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर कहता है, 24,000 सोने के सिक्के, पूरी जानकारी, एक भी चीज़ छूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जय मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वह बुड्ढा भी थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उसके पास कोई आया नहीं था। दरअसल कोई भी ब्लैक मार्केट द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं करता है और ज़्यादातर हत्यारों को ही इस तरह की जानकारी की ज़रूरत होती है। जय उस बूढ़े के पास से निकलकर उस होटल के बीच में स्थित स्टेज की तरफ जाने लगता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं। उन दोनों की मूवमेंट को गौर से देखता है। वह देखता है कि एक योद्धा के पास ज़्यादा अच्छे हथियार और अच्छी तकनीक है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की तकनीक थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उसका उन पर अच्छा नियंत्रण है। ये देखकर जय जुए वाले काउंटर पर जाता है और वहां पर उन दोनों योद्धाओं का रिटर्न रेशियो देखता है। वह देखता है कि पहले वाले खिलाड़ी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए उसका रिटर्न रेशियो 1 पर 4 वापस रखा है, वहीं दूसरे खिलाड़ी का 1 पर 8 वापस रखा है।
ये देखकर जय के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आती है और वह अपनी स्टोरेज रिंग से बचे हुए सारे सिक्के जो करीब 5,000 के लगभग थे दूसरे खिलाड़ी पर लगाने के लिए जुए काउंटर पर बैठ व्यक्ति को दे देता है। जब जुए के काउंटर पर बैठा व्यक्ति दूसरे खिलाड़ी पर इतने पैसा लगाते हुए देखता है तो वह अचंभित हो जाता है। वह जय की तरफ देखता है और सोचता है कितना बेवकूफ़ आदमी है, किस पर पैसे लगा रहा है। छोड़ो मुझे, क्या मेरा तो फायदा ही है। और वह जय के पैसे दूसरे खिलाड़ी पर लगा देता है। अब हम दोनों योद्धाओं की फाइट देखते हैं। पहला योद्धा अपनी तकनीक से दूसरे योद्धा पर हमला करता है तो दूसरा योद्धा उससे बचकर काउंटर अटैक करता है जिसमें उसे ज़्यादा समय नहीं लगता है और वह काउंटर अटैक सीधे उस पहले योद्धा में लगता है। वहीं पहला योद्धा अपनी तकनीक में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हर बार उसे बहुत ही एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। वह अब तक बुरी तरह थक चुका था। तभी वह देखता है कि दूसरे योद्धा ने उसकी तरफ एक और हमला कर दिया है, लेकिन इससे पहले वह बचने के लिए कुछ कर पाता वह हमला सीधे पहले योद्धा में लगता है और वह सीधे स्टेज से फिंकता हुआ नीचे गिर जाता है। ये देखकर जय के चेहरे एक मुस्कान आती है और वह जुए के काउंटर पर खड़े व्यक्ति से अपने 40,000 सोने के सिक्के वापस मांगता है। जय की बात सुनकर वह आदमी होश में आता है। वह तो दूसरे खिलाड़ी की हार देखकर बहुत ही भयानक सदमे चला गया था। वह जय को 40,000 सोने के सिक्के देता है और उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। तभी जय उसकी तरफ एक और बार मुड़ता है और उससे कहता है, मुझे भी फाइट करनी है, मैं कैसे? जय की बात सुनकर वह आदमी समझ जाता है कि यह आदमी एक फाइटर, तभी वह इतनी आसानी से अनुमान लगा पाया। वह जय को एक काउंटर की तरफ इशारा कर देता है। जय उस काउंटर पर पहुंचता है और वहां पर बैठी एक लड़की से अपना नाम अगली फाइट के लिए लिखवा देता है। करीब 5 मिनट के बाद उसकी फाइट का समय आता है। जय स्टेज पर पहुंचता है और अपने प्रतिद्वंदी का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ समय बाद एक मोटा सा आदमी जिसकी चमड़ी किसी हाथी के जितने मोटी थी और उसका चेहरा किसी राक्षस की तरह था, स्टेज पर आता है। आसपास खड़े सभी व्यक्ति इस आदमी को देखकर कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। तभी वे आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये तो पागल सांड के नाम से मशहूर है और ये सामने कौन है? क्या इसे पता नहीं कि यह आदमी अपने प्रतिद्वंदी की हड्डियों को भी तोड़ने एक पल का समय नहीं लेता? भाई कोई भी हो, आज तो ये गया। एक बार जो इस पागल सांड के सामने आ गया वह बचता थोड़ी है, कोई और कहता है। जय भी उनकी थोड़ी सुनता है और फिर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वह अपने प्रतिद्वंदी को गौर से देखता है। तभी पागल सांड जोर से चिल्लाता है और जय पर अपने हथौड़े जैसे हाथ से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यह आदमी चाहे कितना भी मोटा था लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। जय भी ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, लेकिन फिर वह उसकी मूवमेंट पर ध्यान देता है। वह उसकी हर चाल को ध्यान से देख पा रहा था। वह देखता है कि सामने वाला योद्धा सोल गैदरिंग लेवल के तीसरे सितारे पर ही है। जय अपनी ताकत को देखना चाहता था, इसलिए वह इस फाइट में आया था। जैसे ही उस योद्धा का हाथ जय के सर को छूने वाला होता है, जय का हाथ कुछ हलचल करता है। वह बिजली की रफ्तार से सामने वाले आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सर के ऊपर से घुमाते हुए इंद्रधनुष पछाड़ दे देता है। वह आदमी एक ही हमले में चारों खाने चित हो जाता है। जय फिर उसके और अपने बीच में थोड़ा गैप बनाता है। वह आदमी भी अपने फटे हाल से उठता है। इस बार वह बहुत ही गुस्से में था। वह जय को गुस्से में घूरता है और जोर से चीखता है, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक हथौड़ा निकालता है। चारों ओर के मार्शल आर्टिस्ट ये देखकर दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं, ये नया आदमी लड़ने में अच्छा तो है, लेकिन अब इसकी खैर नहीं। पिछली बार एक योद्धा के खिलाफ इस पागल सांड ने अपना हथौड़ा निकाला था तो वह अभी तक अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। पता नहीं अब इस आदमी का क्या होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है मियाँ, लेकिन यह आदमी पिछले वाले की तरह तो मार नहीं खाएगा, लेकिन जीतना तो इसका भी मुश्किल। ये भी तो सोल गैदरिंग लेवल के 3 स्टार पर, और आज तक इस गेंडे को किसी भी बराबर लेवल वाले ने नहीं हराया है। दूसरा आदमी कहता है, चलो पैसे लगाते हैं वरना ये मैच जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तीसरा आदमी जुए के काउंटर की तरफ जाते हुए कहता है, अब तक सभी लोगों ने उस पागल सांड के नाम से मशहूर योद्धा पर पैसे लगाए थे, लेकिन इनमें से एक आदमी ने जय पर भी पैसे लगाए थे। यह आदमी काले कपड़े पहने हुए था। अब हम स्टेज पर देखते हैं, वह दूसरा योद्धा जय पर हमला करने के लिए अपनी सारे लाल रंग की एनर्जी को अपने हथौड़े पर इकट्ठा कर एक हमला बनाने लगता है। जय उस आदमी की एनर्जी को देखकर समझ जाता है कि यह एक फायर एट्रीब्यूट का फाइटर है। जय भी अपनी एनर्जी को अपने मेरिडियन में घुमाने लगता है। सामने वाला योद्धा एक ऊंची छलांग लगाकर ऊपर से जय पर हमला करता है। ये हमला ऐसा था कि वह जय को कुचलना चाहता हो।
जय ये देखकर एक शैतानी हंसी हंसता है और अपनी थोड़ी सी एनर्जी को अपने पंच पर इकट्ठा कर उस हथौड़े में दे देता है। उस पंच के लगते ही वह आदमी अपने हथौड़े के साथ ही दूर जाकर गिरता है। वह एक खून की खांसी भी कर देता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जय इसके बाद स्टेज से नीचे उतरता है। वह किसी की तरफ ध्यान न देते हुए सीधे उस बूढ़े आदमी की तरफ जाने लगता है जिससे वह जानकारी लेने वाला था। ... जय काले बाजार में कुछ खबर लेने के लिए गया था। वहां पर उसने एक फाइट भी की थी जिसमें उसने अपने लेवल वाले व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद वह अपनी मांगी हुई खबर लेने के लिए उस बूढ़े आदमी के पास वापस आ जाता है। जय अपने काले कपड़ों में उस बूढ़े आदमी के कमरे में घुसता है। जय को कमरे में आता देखकर वह आदमी तुरंत खड़ा होता है और कहता है, अरे महोदय, आप आ गए। जय उसके मक्खन लगाने वाले चेहरे को नजरअंदाज करता है और पूछता है, मैंने जो जानकारी मांगी क्या वो तैयार है? जय की सीधी बातों को सुनकर वह आदमी कहता है, जी हाँ महोदय, खबर तैयार। मैं अभी मंगवाता हूँ, तब तक आप शराब का आनंद लीजिए। जय उस बूढ़े आदमी से कहता है, मुझे बहुत से काम है, इसलिए मेरा समय बर्बाद न करें और जल्दी करें। वह आदमी जय की बात सुनकर थोड़ा सा चिढ़ता है, लेकिन फिर वह किसी को कहकर वह जानकारी मंगवाता है। एक लड़की उस कमरे में एक बॉक्स लेकर आती है और उसे उस बूढ़े आदमी की टेबल पर रखती है। वह बूढ़ा आदमी उन बॉक्स को खोलता है और उसमें से 2 जेड स्लिप निकालता है और उनको जय को देते हुए कहता है, इनके भीतर सारी जानकारी है। नीली वाली प्लेट में काले दल की और हरे वाली प्लेट में राजवीर सिंह की। काला दल आमतौर पर बहुत ही खुफिया रहता है और जब भी वह बाहर निकलता है तो सारे सबूत मिटा देता है। इस कारण उनके बारे में कोई भी जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन काला बाजार एक बहुत ही फैला हुआ और ताकतवर संगठन है और इसका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही तेज, सुदृढ़ और फैला हुआ है। इससे छुपना बहुत ही मुश्किल है। ये काला बाजार किसी भी बाहरी मामलों में नहीं पड़ता, लेकिन पूरी दुनिया की जानकारी अपने पास रखता है। अगर यह अपने इस नियम को तोड़कर पूरी सिटी पर कब्जा करना चाहे तो यह इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। काला बाजार को बनाने वाला व्यक्ति एक बहुत ही ताकतवर आदमी था। उसने केवल मिंग सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट पर इसकी बहुत सी शाखाएं खोली थी। ये शाखाएं केवल सभी तरह के व्यापार करते हैं और खबरों को बेचना खरीदना भी इसी व्यापार का एक हिस्सा है। जय उन दोनों प्लेटों में अपना सोल फोर्स डालता है। उन दोनों प्लेटों के भीतर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड था जो आध्यात्मिक शक्ति से बना हुआ था। इस बोर्ड पर सारी जानकारी लिखी हुई थी। जय दोनों प्लेटों की जानकारी पर नजर देता है और फिर उस बूढ़े आदमी को 25,000 सोने के सिक्के देकर वहां से निकल जाता है। उस बूढ़े आदमी की तो उन सोने के सिक्कों को देखकर आंखें खुशी के मारे बार बार बंद हो रही थी। तभी वह बूढ़ा आदमी कुछ सोचता है और फिर उन सिक्कों में 1,000 सोने के सिक्के निकालकर अपने पास रख लेता है। तभी उसके कमरे में किसी के आने की आहट होती है। यह आदमी भी काले कपड़े पहने हुआ था और जय की तरह पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन दोनों में काफी अंतर था, जैसे उनकी ऊंचाई और चौड़ाई। यह आदमी वही था जिसने जय पर सोने के सिक्के लगाए थे। जय काले बाजार से निकलकर बाहर रास्ते पर चलने लगता है। वह बार बार रास्ते बदलता है और अपने सोल फोर्स से अपने पीछे लगे हुए लोगों पर नजर रखे हुए था, लेकिन वे सेंसेस से गायब हो जाते हैं। तभी गॉडफादर की आवाज आती है, उन्होंने सोल चार्म का उपयोग किया है। तुम उन्हें नहीं पकड़ पाओगे, मैं तुम्हें उनके हर हरकत के बारे में बताता हूँ। जंगल की तरफ चलो। जय गॉडफादर की बात सुनकर जंगल की तरफ चलने लगता है। वह गॉडफादर के सभी निर्देशों को सुनता हुआ उनकी बताई हुई दिशा में जाने लगता है। जल्दी ही आगे एक बड़ी सी झाड़ी आती है। जय उस झाड़ी के भीतर घुस जाता है, लेकिन वह अगली तरफ से नहीं निकलता। ये देखकर तुरंत वहां पर 3 लोग आते हैं। वे आसपास देखते हैं और फिर अपने सोल फोर्स से आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें किसी का पता नहीं चलता। जब काफी देर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ दूरी पर हम एक काले कपड़े हुए लड़के को देखते हैं जो एक चट्टान से इन सबको देख रहा था। ये जय है जो गॉडफादर की मदद से सोल चार्म को एक्टिवेट कर उनके सोल फोर्स डिटेक्शन से बच जाता है और साथ ही गॉडफादर उन प्लेटों पर लगे सोल मार्क को भी हटा देते हैं, जिससे उन लोगों को जय की जगह के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। अब हम जय के मेंशन का दृश्य देखते हैं। जय अपने कमरे में बैठा हुआ है। उसके सामने दोनों प्लेट रखी हुई है। जय उनमें से लाल वाली प्लेट को उठाता है और फिर उसमें लिखी सारी जानकारी को देखने लगता है। उसमें लिखी ज़्यादातर जानकारी काफ़ी भीतर तक थी, लेकिन वह जय के किसी भी काम की नहीं थी।
वह मन ही मन काले बाजार की प्रशंसा करता है, फिर उस प्लेट में लिखी जानकारी को और भी गौर से देखने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जय को कुछ नहीं मिलता तो फिर वह काले दल की प्लेट को उठाकर उसमें लिखी जानकारी को पढ़ने लगता है। जय को इस प्लेट से काले दल की ताकत के बारे में पता चलता है, साथ ही उसके हाल ही किए गए कारनामों के बारे में भी पता चलता है। उसमें से एक कारनामा जय पर हमला करना भी था। जय इस जानकारी को पढ़कर बहुत ही भौंचक्का रह जाता है। वह सोचने लगता है कि काले बाजार को इतने भीतर तक की जानकारी है। जय देखता है कि काले बाजार में कुल 3 शक्ति रैंक के 4 स्टार के योद्धा हैं और 35 धर्म रैंक के योद्धा हैं। जय उस जानकारी में आगे पढ़ता है तो वह और आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पढ़ता है कि हाल ही में काले दल की मिंग सिटी की जादौन फैमिली के साथ कुछ लेन देन चल रही है। इसमें जय के चाचा राजवीर का भी नाम था। इसके साथ ही वह पढ़ता है कि काले दल ने पास ही की सिटी से बहुत सी पिल्स मंगाई हैं। ये पढ़कर जय के दिमाग में एक शैतानी युक्ति आती है। वह तुरंत अपने आप से कहता है, अब इस काले दल को मज तो चखाना ही होगा, साथ ही इस जादौन फैमिली को भी। इसके बाद हम एक दिन बाद रात में एक जंगल का दृश्य देखते हैं। कुछ लोग 2 से 3 गाड़ियों में कुछ सामान लेकर कहीं जा रहे थे। तभी हम पेड़ पर एक काले साए को देखते हैं। ये काला साया जय था और जो लोग सामान लेकर जा रहे थे वे काले दल और जादौन फैमिली के लोग थे। इस सामान में कई सारी पिल्स थी जो काले दल, जादौन फैमिली और जय के चाचा राजवीर के लोगों की ताकत को बढ़ाने के लिए मिंग सिटी ले जाया जा रहा था। इसके साथ ही एक विस्फोटक हथियार भी था। जय ने इस सब की जानकारी उस स्लिप से पढ़ ली थी जो उसने काले बाजार से खरीदी थी। जय आज यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ करने आया ही था। वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोल गेंद निकालता है। ये गेंद एक गैस से भरी हुई थी जिसे सूंघने के बाद व्यक्ति बहुत ही सुंदर सपनों में खो जाता है। जय देखता है कि अभी सभी लोग आराम करने के लिए रुके हुए हैं और एक आदमी पहरेदारी पर लगा हुआ है। जय को उन्हें बिना शक हुए सारा काम खत्म करना था, इसलिए वह उस गेंद को बड़े ही आराम से उपयोग करता है और उस गैस को उस दल की तरफ भेज देता है। इस गैस को सूंघते ही सभी धीरे धीरे सोने लगते हैं और जो व्यक्ति पहरेदारी दे रहा था वह भी धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खो जाता है। इसके बाद जय उस सामान के साथ कुछ करता है। अब हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं। जय अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधे दादाजी के मेंशन की तरफ जाने लगता है। वह दादाजी को सारी योजना बताता है और उसकी योजना के अनुसार ही जय के चाचा राजवीर जय के दादाजी से कंपटीशन की सारी व्यवस्था करने की अनुमति मांगते हैं। जब उन्हें अनुमति मिल जाती है तो वे वहां से चले जाते हैं। अब हम कंपटीशन का दिन देखते हैं। ये सिंह फैमिली का कंपटीशन था जिसमें से 3 योद्धा चुने जाने वाले थे। जय आज पूरी तैयारी के साथ भी आया था। वह अब फाइट कर अपनी ताकत को देखना चाहता था कि वह कितना ताकतवर बन गया है। अब हम फाइटिंग क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पर बीच में एक बहुत ही बड़ी स्टेज थी जो लगभग 200 फीट बड़ी थी। इस स्टेज के चारों बैठने की जगह थी जहाँ पर लोग आकर बैठना भी शुरू हो गए थे। इस कंपटीशन में 20 लोग हिस्सा लेने वाले थे। जय, जानवी और अजय अपनी जगह पर जा रहे थे तभी जय के कान में आवाज पड़ती है, जय तू तो बहुत बड़ा हो गया। ... कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच गया था। वह जानवी और अजय अपने बैठने की जगह पर जा ही रहे थे कि जय के कानों किसी की आवाज पड़ती है, जय तू तो बड़ा हो गया। जय इस आवाज को सुनकर पीछे देखता है तो वह पाता है कि यह उसका बड़ा भाई विराट था। जब जय 12 साल का था तो विराट अपने पिता भानु प्रताप सिंह के साथ, जो जय के दूसरे चाचा है, स्पिरिट सिटी चला गया था। ये सिटी व्यापार के लिए पूरे स्काई एम्पायर का केंद्र थी और सभी बड़ी फैमिलीज जो व्यापार से जुड़ी हुई है इसी सिटी में अपना मुख्यालय बनाती हैं। ये सिटी स्काई एम्पायर की सबसे अमीर सिटीज में से एक है और कमाल की बात यह है कि सनसेट का स्काई एम्पायर वाला मुख्यालय भी इसी सिटी में है। जय अपने भाई विराट को देखकर उसकी तरफ भागकर जाता है और उसके गले लग जाता है। विराट जय से 7 साल बड़ा था और वह इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता था। वह धर्म रैंक के पीक पर था और बहुत ही जल्द इस रैंक को ब्रेक थ्रू भी कर सकता था। विराट भी जय को देखकर बहुत ही खुश होता है। वह जय के लिए हमेशा परेशान रहता था क्योंकि जय पहले कल्टीवेट नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह जय को देखता और उसकी रैंक को देखता है तो वह बहुत ही खुश होता है। बचपन से केवल राजवीर और उसकी फैमिली को छोड़कर जय के साथ लगभग सभी सही व्यवहार करते थे, लेकिन वे सभी आसपास के शहरों में किसी न किसी काम से चले गए और इस शहर में सिंह फैमिली में केवल जय के पहले चाचा राजवीर और चौथे चाचा रवि ही रह गए। जय के चौथे चाचा रवि की भी ज्यादातर फैमिली इस शहर में नहीं रहती थी।
इसलिए जय के पहले चाचा और उसकी फैमिली ने जय को एक नालायक और निकम्मे के रूप में पूरी मिंग सिटी में प्रसिद्ध कर दिया था। फिलहाल जय और विराट कुछ ही समय में आपस में बहुत सी बातें कर लेते हैं, तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है। अरे वाह, इतनी जल्दी तो हम लड़कियां भी आपस में बात नहीं करती। जय और विराट ये बात सुनकर पीछे देखते हैं तो वे देखते हैं कि एक महिला उन दोनों की तरफ आ रही है। ये जय की चाची और विराट की मां रेवती सिंह थी। वे जय के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे जय बेटा, तुम तो पहले से बड़े हो गए हो। जय भी चाची के पैर छूता है और उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है और उनसे कहता है, हाँ, और बहुत ही स्ट्रोंग भी। ये सुनकर जय की चाची हंसती है और कहती है, ठीक है, स्ट्रोंग भी। जय अब अपने बचकानी हरकतें दिखा रहा था, क्योंकि बचपन से ही वह इन लोगों के साथ रहा था, लेकिन जब 6 साल का था और उसके पिता गायब हुए थे, तब से उसकी पूरी फैमिली अलग अलग शहरों में अपनी फैमिली को मजबूत बनाने के लिए फैल गई थी और वह इन लम्हों को कभी भी नहीं जी पाया। वे सभी आपस में बात कर ही रहे थे। इसी दौरान जय के दूसरे चाचा विक्रांत सिंह भी वहां आ जाते हैं और उन सभी से इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए ही वे अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ जाते हैं। इस समय स्टेज पर एक बूढ़ा आदमी आता है और जोर से शांत रहने को कहता है। उस आदमी की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और स्टेज पर देखने लगते हैं। वह बूढ़ा आदमी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है, आज सिंह फैमिली का युद्ध कंपटीशन होने जा रहा है। मैं सभी प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता के नियम बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुने और इनका सही से पालन करें। अगर किसी को भी जानबूझकर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसे तुरंत असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये कहने के बाद वह बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए शांत होता है और फिर कहता है, ये कंपटीशन एक एलिमिनेशन राउंड के रूप में होगा। इस प्रतियोगिता में 25 प्रतिभागी हैं, उन सबको एक साथ स्टेज पर आना है और एक दूसरे को स्टेज से नीचे उतारना पर मजबूर करना है। अंत तक जो 3 लोग बचे रहेंगे उन्हें सिटी कंपटीशन के लिए चुना जाएगा और प्रथम आने वाले को एक स्पिरिट गैदरिंग पिल और मार्शल आर्ट्स हाउस से एक टेक्निक चुनने का मौका मिलेगा। ये कहकर वह थोड़ी देर तक रुकता है और फिर से कहता है, किसी को भी किसी पर जानलेवा हमला नहीं करना है और ऐसा हमला नहीं करना जो एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। अब सभी प्रतिभागी स्टेज पर आना शुरू हो। उस बूढ़े आदमी के ये कहते ही स्टेज पर धीरे धीरे सिंह फैमिली के सभी युवा सितारे आना शुरू हो गए। हम बाकी के लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, सुना है इस बार सिंह फैमिली के यंग मास्टर भी हिस्सा ले रहे हैं और वे बहुत ही ताकतवर हो गए हैं। अरे हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 3 स्थान जो लोग प्राप्त करेंगे उनमें यंग मास्टर जय नहीं शामिल हो पाएंगे, दूसरा आदमी कहता है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, पहला आदमी पूछता है। क्योंकि उन्हें अभी अभी तो कल्टीवेट करना शुरू किया है और इस कंपटीशन में वे सबसे छोटे हैं। इसके साथ ही विवेक, जानवी, अजय, ईशान और जयेश भी तो हैं जो यंग मास्टर जय से कल्टीवेशन में काफ़ी आगे हैं, दूसरा आदमी अपनी बात को समझाते हुए कहता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है, तीसरा आदमी उनकी बातचीत में शामिल होते हुए कहता है। वैसे मैंने सुना है कि यंग मास्टर जय ने जयेश और ईशान को पहले ही हरा दिया है, चौथा आदमी अपने मन की बात कहता है। हाँ, वैसे सुना तो मैंने भी है, लेकिन विवेक का क्या, दूसरा आदमी फिर से कहता है। विवेक सिंह फैमिली के मिंग सिटी के व्यापार प्रबंधक का बेटा था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था और 12 साल की उम्र में ही फाउंडेशन बना ली थी और 14 साल की उम्र तक 5 स्टार पर पहुंच गया था। तब से वह ट्रेनिंग करने कहीं चला गया और बहुत कम ही बाहर दिखता था। अब किसी को नहीं पता था कि वह कितना ताकतवर था, लेकिन सबको वह अच्छी तरह याद था। धीरे धीरे सभी लोग स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अजय, जानवी और जय भी स्टेज पर जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके साथ उनसे कुछ दूरी पर बैठा ईशान जय को घूरता हुआ खड़ा होता है। इसी तरह रवीश भी जय को घूरता हुआ खड़ा हो जाता है और स्टेज पर चले जाते हैं। जय इन दोनों को देखकर अपना सर हिलाता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसे पीछे से कोई देख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह पाता है कि वह विवेक है। जब विवेक और जय की आंखें एक दूसरे से मिलती है तो वे एक दूसरे को देखकर अपना सर हिलाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से भिड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है कि वह फाइटिंग स्पिरिट से भरा होता है। वे दोनों एक ही साथ स्टेज पर पहुंचते हैं। विवेक ने भी जय के हाल के कारनामों के बारे में सुना था। वह जय के लिए नहीं दुखी था, नहीं खुशी। उसे तो बस जय के साथ फाइट कर उसकी ताकत की जांच करनी थी। विवेक बचपन से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहता था। उसके कुछ ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। वह ज़्यादातर अकेला ट्रेनिंग करता रहता था।
उसके दोस्तों को भी एक हाथ की उंगली पर गिना जा सकता था और वे सभी भी वे लोग थे जिन्होंने उसे अच्छी टक्कर दी थी। विवेक इस वक्त सोल गैदरिंग स्टेज के 4 स्टार पर था। जय भी अपने से 2 स्टार ऊपर के एक जीनियस से फाइट करना चाहता था, इसलिए वो पूरी तरह फाइटिंग स्पिरिट से भरा हुआ था।